अध्याय 101 पूरी तरह से सफाई करना। अनुवादक 54,96,90,339। पूर्वी स्टैंड पर याओ तियान्यू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाकी लोगों के चेहरे भी बेहद विकृत हो गए थे। धिक्कार है, लू मिन की साधना में कुछ ही महीनों में इतना सुधार हो गया है। बड़े भाई याओ, आपको उसे मारना ही होगा, वरना कुछ समय बाद वह सचमुच कांस्य रैंक तक पहुंच सकता है। लाल वस्त्रधारी युवक ने कहा, हम जियांग हाओ को क्यों नहीं जाने देते? एक युवक ने सुझाव दिया। याओ तियान्यू ने सिर हिलाया और निर्देश दिया, जियांग हाओ, तुम आगे बढ़ो, पीछे मत हटना। लू मिन को हार स्वीकार करने का मौका मत देना। एक तरफ दुबले पतले युवक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बड़े भाई याओ, चिंता मत करो, मैं उसे हार स्वीकार करता हूं कहने का मौका ही नहीं दूंगा। फिर एक भूत की तरह उसका शरीर कुछ बार झिलमिलाया और लड़ाई के अखाड़े में प्रकट हो गया। क्या यह जियांग हाओ नहीं है? एजियो ड्रैगन हॉल का जियांग हाओ? हाँ, वही है। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? लू मिन खतरे में है। 1 साल पहले जियांग हाओ ने लगातार 5 जीत हासिल की थी। हालांकि किसी कारणवश उसने इस साल कांस्य मंच प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, इसलिए उसके परिणाम स्वतः ही रद्द हो गए। फिर भी उसकी क्षमता निश्चित रूप से लगातार 5 जीत से कहीं अधिक है। ऐसा लगता है कि याओ तियान्यू ने कोई कदम उठाया है। लू मिंग ने एक बार याओ तियान्यू को नाराज किया था। देखते हैं लू मिंग इससे कैसे निपटेगा। जियांग हाओ के मंच पर आते ही गर्मागर्म बहस छिड़ गई। क्या याओ तियान्यू ने आपको ऊपर आने के लिए कहा था? लू मिंग ने जियांग हाओ की ओर देखा। अभी अभी उसने याओ तियान्यू के बगल में जियांग हाओ की आकृति देखी थी। हे, लू मिंग, पिछली बार जब हम स्टार मून टावर पर थे तब मैं वहां नहीं था, वरना अब तक तुम लाश बन चुके होते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हार माननी है तो अभी मान लो। जरा रुको, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। जियांग हाओ ने ठंडी हंसी हंसी। यह वाक्य बिल्कुल वही है जो मैं आपसे कहना चाहता था। लू मिंग ने उदासीनता से कहा। उसी क्षण जज ने मैच शुरू होने की घोषणा कर दी। भन भन, जैसे ही जज ने बोलना समाप्त किया, जियांग हाओ वहां से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तब तक वो 20 मीटर से अधिक दूर जा चुका था। फिर पलक झपकते ही वो लू मिंग के सामने था। उसकी गति भूत के समान तेज थी। भन भन, इसी क्षण जियांग हाओ ने अचानक अपनी कमर से एक लंबी तलवार निकाली। यह एक नर्म तलवार थी जो जियांग हाओ की कमर पर लिपटी हुई थी। इस समय इसे अचानक बाहर निकाला गया, जिससे बचाव करना असंभव हो गया। इसके अलावा जियांग हाओ की चाल ढाल बेहद तेज थी। वो अंधेरे में चलने वाले किसी हत्यारे की तरह था। आमतौर पर चाहे किसी की साधना उससे कहीं अधिक क्यों ना हो, वे फिर भी उसकी चालों में फंस जाते थे। दुर्भाग्यवश लू मिंग एक साधारण व्यक्ति नहीं था। अत्यंत प्रवाहमय प्रकाश। लू मिंग ने विशाल तलवार का उपयोग करते हुए चमकदार तलवार तकनीक की सबसे तेज चाल का प्रदर्शन किया। पहले वो पतली तलवार से चमकीली तलवारबाजी की तकनीक का प्रदर्शन करता था, जिससे तलवार की सीटी की ध्वनि तेज और सघन होती थी। अब वो एक विशाल तलवार का इस्तेमाल करता था। गति तो उतनी ही तेज थी, लेकिन तलवार की सीटी की ध्वनि बिजली की तरह गड़गड़ाहट करती थी। पुची, एक सिर हवा में बहुत ऊपर उछला और फिर अखाड़े में लुढ़क गया, जिससे अखाड़े में एक बिना सिर का शव पड़ा रह गया। चारों ओर खून फैल गया। एक के बाद एक चाल चलते हुए लगातार 5 जीत हासिल कर चुके जियांग हाओ को अखाड़े में मार दिया गया। इस बार तो कांस्य पदक जीतने वालों की सूची में शामिल कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी गंभीर नजर आ रहे थे। तलवारबाजी की कितनी तेज गति और कितनी जबरदस्त ताकत। लू मिन की तलवारबाजी की साधना वास्तव में औसत दर्जे की है। हालांकि उसकी विस्फोटक शक्ति बहुत प्रबल है, जिसके कारण उसकी तलवारबाजी की गति में काफी वृद्धि होती है। उसने एक ही वार में जियांग हाओ को मार डाला। क्या उसने शरीर को संयमित करने वाले दाव का अभ्यास किया होगा? कांस्य पदक जीतने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी आपस में कुछ बुदबुदा रहे थे। लू मिंग जीत गया, अधेड़ उम्र के जज ने घोषणा की। फिर उन्होंने लोगों को लड़ाई के अखाड़े की सफाई करने और जियांग हाओ के शव को वहां से ले जाने का आदेश दिया। टकराना। पूर्वी स्टैंड पर बैठे याओ तियान्यू ने अपनी सीट के आर्मरेस्ट पर जोर से हाथ मारा। उससे निकली तीव्र ऊर्जा ने आर्मरेस्ट को चकनाचूर कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो लू मिंग को शरीर को मजबूत बनाने के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए था। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल सही। उसने शरीर संयम का अभ्यास अवश्य किया होगा, अन्यथा उसके पास इतनी जबरदस्त शक्ति नहीं होती। हालांकि पिछली बार उसने शरीर संयम का अभ्यास नहीं किया था। मात्र 3 महीनों में उसका शरीर इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता।
अगर लू मिंग लगातार 8 मैच जीत जाता है तो जाओ और उसे खत्म कर दो। याओ तियान्यू ने आदेश दिया। एन उसने सिर हिलाया। इसी क्षण लू मिंग ने अपनी नजर पूर्वी स्टैंड की ओर डाली। याओ तियान्यू, तुमने अपने आदमियों को मौत के मुंह में क्यों भेजा? चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी बारी भी आएगी। लू मिंग ने स्पष्ट स्वर में कहा। उकसावा। यह एक स्पष्ट उकसावा था। सबकी निगाहें लू मिंग से हटकर याओ तियान्यू पर टिक गईं। उन्हें 3 महीने पहले लू मिंग और याओ तियान्यू के बीच हुए दंगे की याद आए बिना नहीं रह सकी। ये तो दिलचस्प होता जा रहा है। कई लोगों के चेहरे पर उम्मीद के भाव दिखाई दिए। इस साल का नया राजा बहुत ही दबंग था। उसने याओ तियान्यू से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? कौन जाने इसके क्या परिणाम होंगे? हा हा हा। याओ तियान्यू क्रोध से हंस पड़ा। उसकी आंखों में हत्या का भाव स्पष्ट झलक रहा था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, लू मिंग, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि तुम लगातार 10 मैच जीत जाओ और कांस्य रैंक के लिए मुझे चुनौती दो। तब मैं तुम्हें निराशा का असली स्वाद चखाऊंगा। याओ तियान्यू, तुम और तुम्हारा कुत्ता सचमुच एक जैसे हो। अभी अभी जियांग हाओ ने मुझसे कहा था कि जितनी जल्दी हो सके हार मान लो, वरना मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा। आखिरकार तथ्यों ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बकवास करने वाला एक निकम्मा आदमी है। अब तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। एक जैसे लोग सचमुच एक साथ रहते हैं। लू मिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। लू मिंग, चलो देखते हैं कि कौन बकवास कर रहा है। याओ तियान्यू ने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ चारों ओर देखा। अब मुझसे कौन मुकाबला करेगा? वहां सन्नाटा छा गया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक पल के लिए कोई भी ऊपर नहीं उठा। लू मिंग की युद्ध क्षमता भी अभी अभी उजागर हुई। जियांग हाओ को एक ही तलवार से मार डाला गया। उसमें लगातार 7 या 8 बार जीतने की क्षमता तो निश्चित रूप से थी। भला कौन हारने के लिए मैदान में उतरेगा? काफी देर बाद एक युवक लड़ाई के अखाड़े में कूद पड़ा। हालांकि वो युवक बहुत विनम्र था। उसने मुट्ठी बांधकर कहा, जूनियर भाई लू मिंग, आप पुरुषों में ड्रैगन है। मैं जानता हूं कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपसे मुकाबला करने की इच्छा हो रही है। आशा है आप मुझ पर दया दिखाएंगे। कहावत है कि मुस्कुराते हुए चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। चूंकि लू मिंग विनम्रता दिखा रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है। चलिए एक मुकाबला करते हैं। वो युवक भी कमजोर नहीं था। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद लू मिंग ने जानबूझकर उसके साथ नरमी बरती। 10 से अधिक चालों के आदान प्रदान के बाद युवक ने हार मान ली। उसके बाद तो कोई बाधा ही नहीं आई। 5 जीत, 6 जीत, 7 जीत। अंत में उन्होंने लगातार 8 बार जीत हासिल की। उसके पीछे खड़े लोगों को लू मिंग से कोई शिकायत नहीं थी और वे उसके प्रति बहुत विनम्र थे। इसलिए लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और मामूली अंतर से ही जीत हासिल की। विशेष रूप से 8वें युद्ध में उनका मुकाबला एक ऐसे युवा विशेषज्ञ से हुआ जिसने लगातार 7 बार जीत हासिल की थी। लू मिंग ने अपनी साधना शक्ति को भी दबाकर रखा और 30 से अधिक दावों का आदान प्रदान करने के बाद मामूली अंतर से जीत हासिल की। इससे कई लोगों को लगा कि लू मिंग की युद्ध क्षमता लगातार 8 जीत के आसपास होनी चाहिए। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो बड़ी मछली कैसे पकड़ पाता? मुझे लू मिंग की क्षमताओं का मोटा मोटा अंदाजा है। अब तुम अपनी चाल चल सकते हो। याओ तियान्यू ने आदेश दिया। चिंता मत करो बड़े भाई याओ, मैं उसकी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। उसने क्रूरता से मुस्कुराते हुए लड़ाई के अखाड़े की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपना दांव खेल दिया है। ये वास्तव में वही है। ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। ही टाई का शरीर बेहद मजबूत है और उसकी करीबी लड़ाई की क्षमता भी बहुत जबरदस्त है। लू मिंग ने भी लगता है शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास किया है। इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? कुछ कहना मुश्किल है। लगातार 8 जीत हासिल किए हुए उन्हें कुछ महीने हो गए हैं। अब वे और भी मजबूत हो गए होंगे। हालांकि इस साल के नए विजेता लू मिंग ने बहुत तेजी से तरक्की की है। यह वाकई चौंकाने वाला है। किसी को नहीं पता कि उनके पास कोई तुरुप का पत्ता है या नहीं। इसलिए इस मुकाबले में क्या होगा, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। जी हाँ, मैं यहाँ व्यर्थ नहीं आया हूँ। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से लड़ाई के अखाड़े को देख रहे थे। लू मिंग ने सबकी उम्मीदों को पार कर लिया था। वो इस साल का नया शिष्य था, लेकिन उसने लगातार 8 लड़ाइयाँ जीती थीं। अगर वो 2 और मैच जीत जाता तो वो कांस्य पदक में प्रवेश कर सकता था। रहस्यमयी तलवारबाजी संप्रदाय के इतिहास में यह एक दुर्लभ घटना थी। सबकी चिंता यही थी कि क्या वो जीत पाएगा या नहीं। क्या टाई उसे रोक पाएगी?
लड़ाई के अखाड़े में लू मिंग और ही टाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। लू मिंग, पिछली बार मुलैन ने तुम्हें बचाया था, देखते हैं इस बार तुम्हें कौन बचा पाता है। उसकी टाई पर एक क्रूर मुस्कान झलक रही थी। लू मिंग ने अवाक होकर अपना माथा छुआ और बोला, देखो, फिर वही बात, मैंने कहा था ना कि एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। क्या याओ तियान्यू ने तुम्हें यह सिखाया है? मुझे सिखाने दो। ऐसे शब्द बोलने का अधिकार तो ताकतवरों का होता है, कमजोरों को ऐसे शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं। हा हा हा, आसपास से हंसी की एक जोरदार आवाज आए। लू मिंग के शब्द स्पष्ट रूप से याओ तियान्यू का मजाक उड़ा रहे थे। ये बहुत ही दिलचस्प था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि असली ताकतवर कौन है। जब वो बोल रहा था तो उसके चेहरे पर बेहद उदासी छाई हुई थी। अरे, सच में, तुम तो सिर्फ अपने शरीर और मुक्कों में ही अच्छे हो, तो मैं अपने मुक्कों से ही तुमसे मुकाबला करूंगा। लू मिंग ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसने हाथ हिलाया और विशाल तलवार गायब हो गई। वह नंगे हाथों से टाई का सामना कर रहा था। इस घटना के कारण पूरा इलाका एक बार फिर शोरगुल से भर गया। क्या लू मिंग किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा है? वो मुक्केबाजी से ही लड़ना चाहता है? ये बुद्धिमानी नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। लू मिंग ने अपने दुश्मन को कम आंका है। क्या वो अपनी ही कमजोरी का इस्तेमाल दुश्मन की ताकत के खिलाफ नहीं कर रहा है? वो अभी जवान है, इसलिए वो अभी भी बहुत लापरवाह है। मुझे ऐसा नहीं लगता। लू मिंग एक नासमझ व्यक्ति नहीं लगता। पूर्वी स्टैंड पर, हाँ, लू मिंग तो सचमुच मौत को दावत दे रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बेवकूफ होगा कि मुक्केबाजी में टाई से मुकाबला करेगा। बेवकूफी, मैंने सोचा था कि वो कोई बड़ा आदमी है। याओ तियान्यू के बगल में लाल वस्त्रधारी युवक और अन्य लोग उपहासपूर्वक हंस रहे थे। याओ तियान्यू की आंखें झपकी और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अखाड़े में जब उसने देखा कि लू मिंग ने अपनी तलवार रख दी है, तो वह बेहद प्रसन्न हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, लू मिंग, तुमने खुद ही कहा था, बाद में अपने वचन से मुकर मत जाना। शुरू में उसे लू मिंग को हराने का केवल 60 से 70% ही भरोसा था, लेकिन अब जब लू मिंग ने अपनी युद्ध तलवार त्याग दी थी, तो उसे तुरंत यह विश्वास हो गया कि वो लू मिंग को मार सकता है। वो खुश क्यों नहीं होगा? लू मिंग, यही तो मृत्यु की तलाश करने का सामान्य तरीका था। चिंता मत करो, मैं, लू मिंग, कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता, लेकिन बाद में हार मत मानना। लू मिंग ने अपने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो, अगर मैं आज हार मान लेता हूं, तो मैं यहां से लुढ़क जाऊंगा। उसने तुरंत ही यह बात कह दी, मानो उसे डर हो कि लू मिंग अपने वादे से मुकर जाएगा। हालांकि दर्शक दीर्घा में बैठे याओ तियान्यू की भौहें और भी तन गईं। उन्हें पता नहीं क्यों, लेकिन लू मिंग के शांत और संयमित चेहरे को देखकर उनके मन में उठ रही बेचैनी और भी बढ़ गई। जज ने मैच शुरू होने की घोषणा की। हा, ये लो। वो दहाड़ उठा, उसकी मांसपेशियां फूल गईं। उसकी त्वचा पर हल्की काली रोशनी की एक परत थी, जिससे उसकी मांसपेशियां काले लोहे के टुकड़ों जैसी लग रही थी। वह किसी इस्पात के दानव जैसा दिख रहा था। बैंग बैंग, वह तेजी से आगे बढ़ा, प्रत्येक कदम 10 मीटर की दूरी तय कर रहा था। लड़ाई के अखाड़े में उसके हर कदम से एक जोरदार धमाका हो रहा था। कुछ ही पलों में उसकी टाई लू मिंग के सामने थी। उसकी विशाल मुट्ठी लू मिंग के सिर की ओर तनी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। इसी क्षण लू मिंग ने टाई की मुट्ठी पर एक घूंसा मारा। धमाका, उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। उन दोनों को देखकर सबकी धड़कनें थम गईं। क्या लू मिंग इसे सहन कर पाएगा? हालांकि उन्हें तुरंत ही जवाब पता चल गया था। एक हष्टपुष्ट व्यक्ति को खुद को संभालने से पहले 5 से 6 कदम पीछे हटना पड़ा। वो व्यक्ति बंधा हुआ था, जबकि लू मिंग का शरीर जरा भी नहीं काम रहा था। फुफकार फुफकार फुफकार, सदमे से कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो इस समय हवा जम गई हो। लगभग सभी के मुंह इतने चौड़े खुले हुए थे कि उनमें बत्तख का अंडा समा सकता था। उनकी आंखें इतनी चौड़ी थीं कि मानो फट ही जाएंगी। यह अविश्वसनीय था। लू मिंग ने अपना हथियार त्याग दिया और प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी के विरुद्ध अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया। क्या उसने सचमुच एक ही मौके से प्रतिद्वंद्वी को 5 से 6 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था? क्या ऐसा हो सकता है कि लू मिंग ने भी मुक्केबाजी की तकनीकों का अभ्यास किया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि लू मिंग का शरीर उसकी शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक मजबूत हो? लेकिन यह असंभव था। उसने लू मिंग के शरीर को मजबूत बनाने के मार्ग पर चलने के बारे में कभी नहीं सुना था। अन्यथा 3 महीने पहले उसकी ऐसी दयनीय स्थिति न होती।
लेकिन महज 3 महीने से थोड़े अधिक समय में उनके शरीर को इस स्तर तक कैसे विकसित किया जा सकता था, जब तक कि उन्हें कोई दिव्य खजाना प्राप्त न हो गया हो। आह, लू मिंग, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लू मिंग के मुंह से उसकी टाई पीछे की ओर गिर गई। अपने चारों ओर मौजूद हैरान निगाहों को देखकर उसे बेहद अपमान महसूस हुआ और वो लू मिंग से दिल से नफरत करने लगा। उसने गुस्से में दहाड़ मारी, कमर पर हाथ रखे और धातु के मुक्केबाजी के दस्ताने पहन लिए। फिर वो लू मिंग की ओर दौड़ा। बाहर निकलने की कोशिश में उसकी वंश परंपरा फूट पड़ी। लेवल 4 के विशालकाय भालू की वंशावली ने उसकी ताकत में 40% की और वृद्धि कर दी थी। तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। लू मिंग के होठों के कोने पूरे समय उदासीन मुस्कान में मुड़े हुए थे। एक ही विचार से उसकी ताकत कुछ अंक बढ़ गई और उसने टाई पर एक मुक्का मारा। उसने अपने नंगे हाथों से टाई के स्पिरिट वेपन ग्लव्स का मुकाबला किया। धमाका, उनके मुक्के दूसरी बार आपस में टकराए। एक और भी जोरदार धमाका सुनाई दिया। फिर जहां दोनों मुठियां टकराई थीं, वहां से एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। वो ऊर्जा आंधी की तरह थी जो चारों दिशाओं में फैल गई। जो शिष्य करीब थे उनमें से कुछ हवा के झोंके से लगभग उड़ ही गए थे। ध्यान से, बहुत शोर था। शिष्यों ने अपनी साधना का उपयोग करके हवा को रोक दिया। लड़ाई के अखाड़े में लू मिंग और ही टाई के शरीर हल्के से डगमगा रहे थे। दोनों बराबर के प्रतिद्वंद्वी थे। उसने इसे रोक दिया। लू मिंग ने इसे फिर से रोक दिया। अविश्वसनीय, लू मिंग ने तो अपनी रक्त नस को सक्रिय भी नहीं किया और वह खाली हाथ है, जबकि उसने अपनी रक्त नस को सक्रिय कर लिया है और उसने आत्मा हथियार वाला दस्ताना पहन रखा है। वह बहुत शक्तिशाली है। लू मिंग बहुत शक्तिशाली है। अगर वह 2 मिनट तक टिके रहकर उसके रक्त मेरिडियन की शक्ति के समाप्त होने का इंतजार कर ले तो वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। बुरा नहीं है, चलो इसे फिर से करते हैं। लू मिंग की शांत आवाज सुनाई दी। हिंसक भालू की मुट्ठी, नरक में जाओ। वो जोर से चिल्लाया और फिर से मुक्का मारा। उसके दिल में जो सदमा लगा वो किसी और के सदमे से कहीं ज्यादा गहरा था। वह जानता था कि उसे लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी, नहीं तो 2 मिनट में ही उसकी सचमुच हार हो जाएगी। उसने पूरी ताकत से अपनी टाई तोड़ दी। धमाका, लू मिंग ने एक और मुक्का मारा। इस बार उसने अपनी ताकत का एक और हिस्सा इस्तेमाल किया। अंत में वो लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। 103 लगातार 10 जीत। वर्तमान में लू मिंग की साधना 8वीं श्रेणी के मास्टर स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुकी थी। वास्तविक युद्ध ड्रैगन तकनीक की शक्ति के अलावा उनकी वास्तविक ची साधना 9वीं श्रेणी के एक शीर्ष मास्टर से भी आगे निकल चुकी थी। दूसरी ओर लू मिंग का शरीर निम्न स्तरीय रैंक 2 पर पहुंच गया था, जबकि उसके हाथ पैर केवल पूर्ण रैंक 1 पर थे। लू मिंग दोनों मामलों में उससे आगे निकल चुका था, इसलिए लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया और वह आसानी से उसे हरा सकता था। हे भगवान, तुम्हारी ताकत के बावजूद तुम खुद को विशेषज्ञ कहने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने पहले भी कहा है, तुम और जियांग हाओ में कोई फर्क नहीं है। लू मिंग की आवाज गूंज उठी, जिससे वह और भी उग्रता से दहाड़ उठा। उसने पूरी ताकत से लू मिंग पर हमला कर दिया। मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद कर रहा हूं, अब खेल खत्म करने का समय आ गया है। लू मिंग ने धीरे से कहा और फिर अपनी ताकत में कुछ अंकों की वृद्धि की। धमाका, धमाका, लू मिंग लगातार ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी का प्रयोग कर रहा था। उसकी मुठ्ठियां लाल ऊर्जा के गोले से लिपटी हुई थीं। हर मुक्के के साथ एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दे रही थी। उसकी टाई उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाई और वो पीछे हटता चला गया। लगभग 1 दर्जन मुक्के खाने के बाद उसे अपने गले में कुछ मीठा सा महसूस हुआ और उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। उसकी हार निश्चित थी। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग इस दृश्य को खामोशी से देखते रहे। वे जानते थे कि उसकी हार निश्चित थी और स्थिति को पलटने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बैंग बैंग, कुछ और घूंसे लगने के बाद उसके शरीर में लगातार कंपन होने लगा और उसके शरीर से खून बहने लगा। इस समय वो सचमुच हार स्वीकार करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपने कहे शब्दों के बारे में सोचा तो उसने खुद को हार स्वीकार करना शब्द निगलने के लिए मजबूर किया। लू मिंग ने उपहास किया और अचानक एक और बल लगा दिया। कच्चा, पीछे हटते ही हे टाई के हाथ से हड्डियां टूटने की आवाज आई। लू मिंग आगे बढ़ा और हे टाई के पेट में घूंसा मारा। उसका मजबूत शरीर 10 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरा और वह दिल दहला देने वाली चीख के साथ गिर पड़ा। वह अखाड़े पर बुरी तरह गिरा, जिससे अखाड़ा बुरी तरह हिल गया। लू मिंग एक कदम आगे बढ़ा और टाई के पास आ गया। उसने टाई की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, क्या तुमने अभी कहा कि तुम मेरी हड्डियों का कवच तोड़ना चाहते हो? मैं नहीं।
नहीं, झांग नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। मैं हार स्वीकार करता हूँ, मैं हार स्वीकार करता हूँ। उसने लू मिंग की ठंडी निगाहों को देखा और उसके दिल में सिहरन दौड़ गई। वह इतना हैरान हुआ कि उसने झट से चिल्लाकर कहा, मैं हार स्वीकार करता हूँ। वो जानता था कि अगर उसने हार स्वीकार नहीं की तो लू मिंग सचमुच उसकी हड्डियां तोड़ देगा। ओह, उसने हार मान ली? तो फिर मंच से उतर जाओ। तुमने खुद ही कहा था, अगर तुम अनुबंध तोड़ते हो तो मुझे भी इसे तोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। लू मिंग ने उपहास किया। उसके चेहरे पर बेहद अप्रिय भाव थे। उसने सचमुच कहा था कि अगर उसने हार मान ली तो वो अखाड़े में लुढ़क जाएगा। लेकिन उस समय उसे पूरा यकीन था कि वह जरूर जीतेगा। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह हारेगा, इसलिए उसने ऐसा कहा था। अब जब वो सचमुच हार चुका था तो वो इतने सारे लोगों के सामने उसे लड़ाई के मंच से बाहर निकलने के लिए कैसे कह सकता था। हालांकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लू मिंग इसका बहाना बनाकर उस पर हमला करना जारी रख सकता था। लू मिंग, ज्यादा आगे मत बढ़ो। दूसरों के लिए भी जगह छोड़ना बेहतर है। दर्शक दीर्घा में याओ तियान्यू खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, कोई रास्ता छोड़ दे। याओ तियान्यू, मैंने तुम्हें पहले कभी दया दिखाते हुए क्यों नहीं देखा? अब तुम्हारे लोग कुत्तों की तरह मेरे पैरों पर पड़े हैं और मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि तुम्हें कोई रास्ता छोड़ देना चाहिए। तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? लू मिंग ने याओ तियान्यू पर नजर डाली और चिल्लाया। याओ तियान्यू का चेहरा पल भर में बेहद बदसूरत और उदास हो गया। याओ तियान्यू, तुम्हें अपनी बात कहने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही तुम्हारी बारी आएगी। लू मिंग के बोलने के बाद उसने याओ तियान्यू से अपनी नजरें हटा ली और अपनी टाई को देखने लगा। क्या तुम यहां से चले जाओगे या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें खुद यहां से भगा दूंगा। इतना कहने के बाद उसने अपना पैर उठाया और टाई पर कदम रखने ही वाला था। अधेड़ उम्र के न्यायाधीश ने पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा। उसे युद्ध के मैदान में हुए किसी भी समझौते का पालन करना होता था। रुको, रुको, मैं रास्ता भटक जाऊंगा, मैं रास्ता भटक जाऊंगा। वह अचानक चिल्ला उठा। लू मिंग द्वारा उसके शरीर की सभी हड्डियां तोड़ दिए जाने की तुलना में उसने अंततः लुढ़कने का विकल्प चुना। तुरंत ही वो शर्मिंदगी से रिंग में लौटने लगा। उसकी हरकतें बेढंगी और हास्यास्पद थीं। रिंग से धड़ाम से गिरने से पहले वो दर्जनों बार लुढ़का। वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। काफी देर बाद वे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था और वह इतना शर्मिंदा था कि अब वहां रुक नहीं सका। वो कांस्य के चबूतरे से बाहर भाग गया। आज के बाद उसकी टाई हंसी का पात्र बन जाएगी। दर्शक दीर्घा में याओ तियान्यू का हत्या का इरादा इतना प्रबल था कि उसे बिखेरा नहीं जा सकता था। वो उसका आदमी था। अगर उसकी इज्जत को ठेस पहुंचती तो उसकी भी इज्जत को ठेस पहुंचती। लू मिंग, लू मिंग, लू मिंग, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मैं इंसान नहीं हूं। याओ तियान्यू के मन में दहाड़ उठी। उसकी हत्या करने की मंशा अतुलनीय रूप से तीव्र थी। उसी क्षण न्यायाधीश ने घोषणा की कि लू मिंग विजेता बन गया है। लगातार 9 जीत। लू मिंग पहले ही लगातार 9 जीत हासिल कर चुका था और लगातार 10 जीत से सिर्फ एक कदम दूर था। असंख्य लोगों के चेहरे पर उम्मीद के भाव दिखाई दिए। रहस्यमय तलवार संप्रदाय के इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग थे जो अपने पहले वर्ष में कांस्य रैंक में प्रवेश कर सके। पिछले 10 वर्षों में केवल एक ही मामला सामने आया था। वो रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के स्वर्ण शिष्यों में से एक थे। सभी शिष्यों में सबसे बलवान, प्रचंड सूर्य के 6 नायकों में से एक, फैंग वूजी। फैंग वूजी वास्तव में एक अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। क्या लू मिंग ऐसा कर पाएगा? अगले दौर में लू मिंग का मुकाबला लगातार 9 जीत हासिल कर चुके एक विशेषज्ञ से होगा। आप में से कौन लगातार 9 जीत हासिल कर चुका है और इस मुकाबले के लिए तैयार है? अधेड़ उम्र के न्यायाधीश ने घोषणा की। काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। लगातार 9 जीत के बाद वह लगातार 10 जीत से सिर्फ एक मैच दूर था। जाहिर है उसे बेहद सतर्क रहना था, वरना हारने पर उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। लू मिंग की क्षमताएं अतुलनीय थीं। लगातार 9 बार जीत हासिल करने वाले शिष्य आत्मविश्वास के बिना इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब किसी ने आगे आकर पूछताछ नहीं की तो जज ने कहा, ठीक है, चूंकि किसी ने भी आगे आकर पूछताछ करने की पहल नहीं की है, इसलिए मैं लॉटरी निकालूंगा। जिसका भी नाम निकलेगा उसे आगे आना होगा। कांस्य पदक के नियमों में से एक ये भी था कि लोगों को लड़ने के लिए मजबूर किया जाए। अन्यथा यदि कुछ लोग लड़ने के लिए बहुत मजबूत होते तो वे कांस्य पदक में प्रवेश नहीं कर पाते। जज के भाषण समाप्त होते ही तुरंत कोई मंच पर गया और उन्हें एक डिब्बा थमा दिया।
उस डिब्बे के अंदर उन सभी शिष्यों के नाम थे जिन्होंने लगातार 9 विजय प्राप्त की थी। न्यायाधीश ने इधर उधर हाथ पैर मारे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बांस की छड़ी निकाली जिस पर एक नाम लिखा हुआ था। वू हाओ, तुम ऊपर जाओ और लड़ो। जज की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। स्टैंड के पश्चिमी हिस्से में एक युवक असहाय चेहरे के साथ खड़ा हो गया। क्योंकि उसे चुना गया था, इसलिए वो केवल लड़ सकता था। कुछ ही छलांगों में वू हाओ लड़ाई के अखाड़े में पहुंच गया। छोटे भाई लू, कृपया। वू हाओ ने अपनी मुठियां जोड़ ली। उनका चेहरा अत्यंत गंभीर था। लू मिंग आसानी से अपनी टाई को संभाल सकता था और इससे उसे बहुत दबाव महसूस हो रहा था। कृपया, लू मिंग ने कहा। जब जज ने मैच शुरू होने की घोषणा की तो दोनों आपस में लड़ने लगे। वू हाओ द्वारा लगातार 9 जीत हासिल कर पाना स्वाभाविक रूप से उनकी वास्तविक प्रतिभा को दर्शाता है। उनकी चाल और तलवारबाजी दोनों ही उच्च पीले स्तर की थी और उन्होंने इन्हें छठे स्तर तक निखार लिया था। उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी। दुर्भाग्यवश उसका सामना लू मिंग से हो गया और उसकी हार निश्चित थी। लू मिंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपने हाथ में मौजूद विशाल तलवार से अपनी शानदार तलवारबाजी तकनीक का प्रदर्शन किया। उसने वू हाओ से दर्जनों दांव पेच खेलने के बाद उसे हराया। लगातार 10 जीत। वू हाओ को हराने के बाद इसका मतलब लगातार 10 जीत था। लगातार 10 जीत का मतलब था कि एक खिलाड़ी कांस्य पदक सूची में होगा। भीड़ में उबाल आ रहा था। अध्याय 104। नीचे आओ। अनुवादक 54,96,90,339। पूरे कांसे के मंच पर हंगामा मच गया था। लू मिंग सचमुच कांस्य पदक जीतने में कामयाब हो गया था। आज 2 नए छात्रों ने कांस्य पदक हासिल किया। एक पिछले बैच का था और दूसरा इस बैच का। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कई लोगों ने खुशी जताई कि उनका आना व्यर्थ नहीं गया। वे आज ये देखने आए थे कि फैंग शिंगली कांस्य पदक जीत पाता है या नहीं। अंत में फैंग शिंगली उम्मीदों पर खरा उतरा और कांस्य पदक जीतने में सफल रहा। उसने 55वें स्थान पर रहे दुआनमू हू को भी हरा दिया। शुरू में तो उन्होंने यही सोचा था कि इसका अंत ऐसे ही होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसका अंत नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लू मिंग ने फाइटिंग रिंग में कदम रख दिया था। शुरुआत में लू मिंग की जीत की संभावनाओं को लेकर कोई आशावादी नहीं था। उनका मानना था कि फैंग शिंगली की शानदार जीत देखकर लू मिंग ने आवेग में आकर ही कुश्ती के अखाड़े में कदम रखा था। हालांकि बाद में पता चला कि वे सब गलत थे। लू मिंग ने अपनी असाधारण युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करते हुए भीड़ को पछाड़ दिया। उसने सीधे कांस्य पदक हासिल कर लिया, जिससे सभी लोग चौंक गए। उनमें से कई लोगों ने पूरे यकीन के साथ कहा था कि लू मिंग घमंडी और अत्यात्मविश्वासी है और उसका सफल होना नामुमकिन है। अब हकीकत ने उन्हें करारा जवाब दे दिया था, लेकिन अब उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे सब अपने दिल में दबी खुशी को खुलकर जाहिर कर रहे थे। वाह, ये तो कमाल है। पहले ही साल में कांस्य पदक हासिल कर लिया। पिछले 10 सालों में सिर्फ बड़े भाई फैंग वूजी ही ऐसा कर पाए हैं। वरिष्ठ भाई फैंग वूजी कौन है? वे अद्वितीय प्रतिभा के धनी हैं, झुलसा देने वाले सूर्य संप्रदाय के 6 नायकों में से एक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लू मिंग ऐसा कर पाएगा। क्या वो वरिष्ठ भाई फैंग वूजी के समान प्रतिभा का धनी हो सकता है? ये बात पूरी तरह सच नहीं है। कुछ लोग शुरुआती दौर में तो बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन बाद के दौर में उनमें उतनी क्षमता नहीं रह जाती। हालांकि लू मिंग का वर्तमान प्रदर्शन वाकई बहुत दमदार है। दरअसल वरिष्ठ भाई फैंग वूजी के अलावा व्हाइट टाइगर हॉल के दुआनमू लिन भी यह कर सकते थे। हालांकि उनकी वंश परंपरा समय से पहले जागृत हो गई और उन्हें रजत शिष्य का दर्जा मिल गया, इसीलिए उन्होंने कांस्य पद के लिए प्रयास नहीं किया। ओह, मैंने इसके बारे में पहले भी सुना है। इस वर्ष के नवनिर्वाचित राजा के रूप में लू मिंग ने लगातार 10 मैच जीते थे। कई शिष्यों ने पहले ही उनकी तुलना अतीत के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से करना शुरू कर दिया था। बड़े भाई लू मिंग बहुत शक्तिशाली है। वे अजेय है। दक्षिणी स्टैंड में पैंग शी ने उत्साह से दहाड़ लगाई। उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। भाई, क्या आप सीनियर भाई लू मिंग को जानते हैं? पास ही खड़े किसी व्यक्ति ने पैंग शी से पूछा। जब उसने लू मिंग को संबोधित किया तो उसने पहले ही वरिष्ठ भाई शब्द जोड़ दिया था। बिल्कुल, मैं और मेरे बड़े भाई लू मिंग एक ही आंगन में रहते हैं। हम रूममेट हैं। पांग शी ने गर्व से कहा। क्या वो वास्तव में सीनियर ब्रदर लू मिंग का रूममेट है? जूनियर ब्रदर, अगर भविष्य में कभी मौका मिले तो कृपया हमें सीनियर ब्रदर लू मिंग से मिलवा दीजिएगा। अन्य शिष्यों ने तुरंत कहा। रहस्यमय तलवार संप्रदाय में अगर उसे कोई समर्थक मिल जाए तो कई चीजें बहुत आसान हो जाएंगी।
लू मिंग, जो इसी साल संप्रदाय में शामिल हुआ था, ने असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। समय के साथ कोई नहीं जानता था कि वह किस स्तर तक पहुंचेगा। कई बुद्धिमान लोग पहले से ही लू मिंग के करीब आने के तरीके सोच रहे थे। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि सीनियर लू मिंग के पास समय नहीं होगा। पांग शी ने अपना सिर छूते हुए कहा, वो पक्का है। बाकी लोगों ने भी अपनी राय दी। पैंग शी के बगल में हुआ ची की आंखों में भी हैरानी और गहरी प्रशंसा के भाव थे। कांस्य पदक जीतने वाले सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। उदाहरण के लिए 50वें स्थान पर रहे यानजू और 48वें स्थान पर रहे जेदो, दोनों के चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। दूसरी ओर फैंग शिंगली की आंखें चमक रही थी और वह लू मिंग को आश्चर्य और प्रशंसा के साथ साथ लड़ने की प्रबल इच्छा से देख रहा था। याओ तियान्यू का चेहरा बेहद उदास था और साथ ही उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। कांस्य पदक सूची में उच्च स्थान पर रहे प्रतिभाशाली लोगों की आंखें चमक उठी। किसी को नहीं पता था कि वे क्या सोच रहे थे। क्या आपको लगता है कि लू मिंग चुनौती देना जारी रखेगा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या तुमने नहीं देखा? उसने पहले भी याओ तियान्यू को नाम लेकर उकसाया था। मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से याओ तियान्यू को चुनौती देगा। अगर वो सचमुच याओ तियान्यू को चुनौती देता है तो ये दिलचस्प होगा। दरअसल मुझे लगता है कि अगर वो फैंग शिंगली को चुनौती दे तो यह और भी दिलचस्प होगा। दोनों ही नई पीढ़ी के राजा बन सकते हैं। हाँ, उनके आसपास चारों प्रांगणों के शिष्य यह अनुमान लगाने लगे कि क्या लू मिंग उन्हें चुनौती देना जारी रखेगा। अधेड़ उम्र के न्यायाधीश ने घोषणा की, लू मिंग, तुमने लगातार 10 युद्ध जीते हैं और कांस्य पदक प्राप्त कर लिया है। नियमों के अनुसार अब तुम्हारा रैंक 58 है। मैं इसकी सूचना संप्रदाय को दूंगा। अब भी क्या आप चुनौती जारी रखना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के जज ने लू मिंग की ओर देखते हुए पूछा। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने कई वर्षों तक कांस्य मंच की मेजबानी की थी और हर तरह के प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। हालांकि लू मिंग जैसे लोग बेहद दुर्लभ थे। सबकी निगाहें लू मिंग पर टिकी थी। वे जानना चाहते थे कि लू मिंग किसे चुनौती देगा। क्या वह याओ तियान्यू हो सकता है? जैसा कि उम्मीद थी, लू मिंग की निगाहें याओ तियान्यू की ओर मुड़ गईं। याओ तियान्यू ने लू मिंग को उदासीनता से देखा। याओ तियान्यू, 3 महीने पहले मैंने तुमसे लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय तुम बड़े घमंड में थे और कहते थे कि मैं तुमसे लड़ने के काबिल नहीं हूं। अब क्या मुझे लड़ने का अधिकार है? लू मिंग ने याओ तियान्यू की ओर देखते हुए एक एक शब्द कहा। लू मिंग, मैं मानता हूं कि तुम वाकई प्रतिभाशाली हो। तुम अब मुझे चुनौती देने के काबिल हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है? याओ तियान्यू ने गहरी आवाज में कहा। तो फिर तुम अब भी बकवास क्यों कर रहे हो? नीचे आओ और मुझसे लड़ो। लू मिंग ने याओ तियान्यू की बात बीच में ही काट दी और दबंगई भरे लहजे में जोर से चिल्लाया। खिलखिलाहट। याओ तियान्यू को भला ऐसा बर्ताव कब पसंद आया था? लू मिंग ने बीच में ही उसकी बात काट दी और उसे लड़ाई के लिए चले जाने को भी कह दिया। उसके सीने में भयंकर गुस्सा उमड़ रहा था, मानो उसे अंदरूनी चोटें लग रही हो। उसने मुठियां भींच ली, जिससे चटकने की आवाजें आईं। लू मिंग, क्या तुम मौत तक लड़ने की हिम्मत रखते हो? याओ तियान्यू ने गुस्से में दहाड़ मारी। बिल्कुल यही तो मैं चाहता हूं, जल्दी करो। लू मिंग का लड़ने का जज्बा बहुत मजबूत था और वह बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। भनभनाहट। याओ तियान्यू की आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह लड़ाई के अखाड़े में लू मिंग के सामने खड़ा हो गया। क्या आप सचमुच जीवन मरण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? अधेड़ उम्र के न्यायाधीश ने पूछा। इतना खराब भी नहीं, लू मिंग ने दृढ़ता से कहा। मैं लू मिंग को जीवन और मृत्यु की लड़ाई में मार डालूंगा। याओ तियान्यू ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, तो चलिए जीवन मरण की लड़ाई लड़ते हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम में से एक मर न जाए। अधेड़ उम्र के न्यायाधीश ने घोषणा की। जीवन मरण की लड़ाई में एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, चाहे जिसकी भी मृत्यु हो। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति होगी। हालांकि मार्शल आर्ट का मार्ग कांटों और कठिनाइयों से भरा था। हर शीर्ष विशेषज्ञ जीवन और मृत्यु के अनुभवों से ही परिपक्व होता है। अधेड़ उम्र के न्यायाधीश और रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के उच्च अधिकारी इस बात को भलीभांति जानते थे, इसलिए उन्होंने शिष्यों के बीच होने वाले मृत्यु द्वंद्व को नहीं रोका। चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, जब तक मुकाबला निष्पक्ष होता, वे उसे रोक नहीं पाते। अगर युद्ध में 10 प्रतिभाशाली लोग मारे जाएं और एक अद्वितीय विशेषज्ञ का जन्म हो, तो ये सार्थक होगा। जैसे ही जज की आवाज बंद हुई, स्टेडियम का माहौल एक बार फिर से उत्तेजित और उग्र हो गया। लू मिंग और याओ तियान्यू के बीच जीवन मरण का युद्ध होने वाला था।
इसका मतलब ये था कि आज युद्ध के मैदान से केवल एक ही जीतकर बाहर निकल सकता था। इन दोनों में से कौन जीतेगा? याओ तियान्यू स्वयं एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 2 साल पहले नवागंतुकों की परीक्षा में वे नवागंतुक राजा बनने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले लोकप्रिय उम्मीदवारों में से एक थे। अब वो केवल 17 वर्ष का था, लेकिन वो पहले ही साधना के इस स्तर तक पहुंच चुका था, जो अत्यंत दुर्लभ था। लू मिंग तो असाधारण प्रतिभाओं में भी सबसे असाधारण था। वह इस वर्ष का नव प्रतिभाशाली राजा था। अपने पहले ही वर्ष में वह कांस्य पदक तक पहुंच चुका था। इन दोनों के बीच टकराव में आखिर में जीत किसकी होगी? प्यार में पागल, क्या तुम्हें लगता है कि बड़े भाई लू मिंग जीत सकते हैं? दक्षिणी स्टैंड में बैठे पैंग शी को लू मिंग के लिए चिंता होने लगी। मुझे नहीं पता, हुआ ची ने सिर हिलाया। याओ तियान्यू को लड़े हुए काफी समय हो गया है। हालांकि उसकी रैंक सिर्फ 51वीं है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके पास कोई तुरुप का पत्ता है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसके पास कोई तुरुप का पत्ता है भी, तो वह लू मिंग से ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। हुआ ची ने कहा। क्यों? पांग शी ने पूछा। क्योंकि याओ तियान्यू डर गया था। क्या तुम डर रहे हो? उसका लू मिंग के साथ जीवन मरण का युद्ध होने वाला है, वह क्यों डरेगा? पांग शी ने आश्चर्य से पूछा। वह जानलेवा लड़ाई लड़ना चाहता है, इसीलिए उसे डर लग रहा है। लू मिंग बेहद प्रतिभाशाली है। याओ तियान्यू जानता है कि अगर उसने लू मिंग को अभी नहीं हटाया, तो भविष्य में उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। वो लू मिंग की प्रतिभा से डरता है, इसीलिए वह अभी लू मिंग से छुटकारा पाना चाहता है। हुआ ची ने विश्लेषण किया। क्या लू मिंग खतरे में नहीं है? पांग शी के चेहरे के भाव बदल गए। जरूरी नहीं, लू मिंग, मैंने उसे शुरू से ही अच्छी तरह समझ लिया है, हुआ ची ने कहा। तभी दक्षिणी स्टैंड में कुछ आकर्षक आकृतियां दिखाई दी। वे मू लैन, फैंग वू और अन्य लोग थे। ये स्पष्ट था कि लू मिंग द्वारा कांस्य पदक को चुनौती देने की खबर मिलने के बाद वे तुरंत वहां पहुंच गए थे। एल्डर म्यू लैन, वरिष्ठ बहन फैंग वू, पैंग शी ने उसे देखते ही तुरंत उसका अभिवादन किया। मू लैन, फैंग वू और अन्य लोग पांग शी और अन्य लोगों के पास गए, और बाकी लोगों ने उनके लिए रास्ता बना दिया। लू मिंग वाकई कांस्य पदक तक पहुंच गया है, लेकिन क्या याओ तियान्यू के साथ अभी जीवन मरण का मुकाबला करना कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं होगी? फैंग वो आश्चर्यचकित और चिंतित दोनों थी। चिंता मत करो, लू मिंग बहुत ही सजग और जल्दबाज नहीं है। इसके अलावा जिस दिन से मैं उससे मिला हूं, उसने मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। मुझे विश्वास है कि वह आज मुझे निराश नहीं करेगा। मू लैन मुस्कुराए। उसकी मुस्कान अतुलनीय रूप से मनमोहक थी, जिससे कुछ जोशीले पुरुष शिष्य अवाक रह गए। उनमें से कुछ के मुंह से तो लार भी टपकने लगी। ये बहुत ही लुभावना था। इस समय न केवल मू लैन और अन्य लोग, बल्कि कुछ और लोग भी दर्शक दीर्घा में आ चुके थे। यहां तक कि कांस्य पदक के कुछ और प्रतिभाशाली छात्र भी आ चुके थे। स्पष्टतः खबर सुनते ही वे सभी दौड़कर वहां पहुंच गए थे। धमाका धमाका। उस समय फाइटिंग रिंग पर लू मिंग और याओ तियान्यू दोनों ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की। उनकी आभाएं हवा में टकराईं, जिससे एक तेज हवा उत्पन्न हुई जो आसपास के क्षेत्र में फैल गई। लू मिंग, अब मैं तुम्हें अपनी असली क्षमताएं दिखाऊंगा। याओ तियान्यू दहाड़ा और उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और लू मिंग पर वार किया। तलवार की चमक की एक किरण फूट पड़ी। हल्के सफेद रंग की वो चमक 10 मीटर से भी अधिक लंबी थी। वह हवा और अंतरिक्ष को चीरती हुई एक भयानक आभा के साथ लू मिंग के सिर की ओर बढ़ी। वो मार्शल तकनीक जिसने याओ तियान्यू को प्रसिद्ध बनाया, निम्न स्तर की काली श्रेणी की कृपाण तकनीक, हवा को चीरने वाली 8 वार। याओ तियान्यू के हरकत करते ही किसी ने हैरानी से चीख मारी। जैसा कि उम्मीद थी, मैंने सफलतापूर्वक एक उच्च कोटि की युद्ध कला विकसित कर ली है। चलिए इसकी शक्ति का परीक्षण करते हैं। लू मिंग की आंखों में एक चमक आई। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और आगे की ओर झपटा। उसकी तलवार याओ तियान्यू की कृपाण पर लगी। फिलहाल उसे अपनी भाला चलाने की तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। लू मिंग बेहद ताकतवर था। उसके हाथ में मौजूद विशाल तलवार पंख जितनी हल्की थी। विशाल तलवार ने प्रहार किया और याओ तियान्यू की तलवार को नष्ट कर दिया। फिर विशाल तलवार ने याओ तियान्यू की कृपाण पर जोरदार प्रहार किया। क्लैंग, धरती को हिला देने वाली एक जोरदार आवाज गूंजी और चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। वे दोनों एक ही समय पर तेजी से पीछे हट गए। पहली चाल टाई रही, उसने इसे रोक दिया। लू मिंग ने वास्तव में याओ तियान्यू की ब्लैक लेवल कृपाण तकनीक को रोक दिया। लू मिंग ने शरीर को मजबूत बनाने का अभ्यास अवश्य किया होगा,
अपने मजबूत शरीर और मार्शल आर्ट के ज्ञान के बल पर ही वह इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर पाया। इसी कारण वह याओ तियान्यू की ब्लैक लेवल की तलवारबाजी की तकनीक को रोकने में सफल रहा। शारीरिक शक्ति बनाम काले स्तर की तलवारबाजी की तकनीकें, कौन अधिक शक्तिशाली है? चारों हॉल में बैठे शिष्य उस दृश्य को टकटकी लगाकर देख रहे थे। लू मिंग, देखते हैं तुम मेरे कितने हमलों को रोक सकते हो। याओ तियान्यू ने एक लंबी दहाड़ लगाई और ज्वार की लहर की तरह हमला कर दिया। तलवार की चमक फूट पड़ी और हवा को चीरते हुए एक बार फिर लू मिंग की ओर बढ़ गई। लू मिंग ने अपनी विशाल तलवार उठाई और याओ तियान्यू के साथ भयंकर युद्ध छेड़ दिया। क्लैंग क्लैंग, भयंकर टक्करें लगातार होती रहीं और विस्फोटों की आवाजें गूंजती रहीं। तलवारों की शक्तिशाली चमक और ऊर्जा उमड़कर एक भयंकर तूफान में तब्दील हो गई, जो चारों दिशाओं में फैल गया। उसी समय तलवार की ऊर्जा और कृपाण की चमक ने युद्ध के मैदान को चीर डाला। हालांकि लड़ाई का चरण बेहद कठिन था और उस पर शिलालेख भी अंकित थे। यहां तक कि मार्शल आर्ट के महागुरु भी इसे भेद नहीं पाए। तलवार की ऊर्जा और कृपाण की रोशनी भी इस पर कोई निशान नहीं छोड़ पाए। ये मुकाबला बेहद तीव्र था। पलक झपकते ही दोनों ने 30 से अधिक चालें चल दी और किसी का भी स्पष्ट विजेता नहीं था। याओ तियान्यू, ऐसा लगता है कि तुमने काली तलवारबाजी की तकनीक को केवल दूसरे चरण तक ही सीखा है। अगर बस इतना ही है तो तुम्हें मर जाना चाहिए। जैसे ही उसकी मूल ऊर्जा में प्रचंडता उमड़ी, लू मिंग ने एक लंबी चीख निकाली। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उसकी मूल ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का विस्फोट हो गया। बेशक लू मिंग ने रक्त, मेरिडियन और अग्नि शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। भन भन, युद्ध की तलवार ने शून्य को चीरते हुए एक भयानक भनभनाहट की आवाज पैदा की। ये तलवार पिछली तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लू मिंग ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने हैरानी से कहा। याओ तियान्यू की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसके शरीर पर खून जैसी लाल रोशनी चमकी और 5 खून जैसे लाल चक्रों वाला एक विशालकाय मैंटिस प्रकट हुआ। फिर मैंटिस ने याओ तियान्यू के शरीर में अपना सिर घुसा लिया और याओ तियान्यू के शरीर पर मौजूद आभा और तीव्र हो गई। वंश का विस्फोट। याओ तियान्यू का वंश दोधारी तलवारबाज मैंटिस का था, जिससे उसकी तलवारबाजी की तकनीक में काफी वृद्धि हुई थी। अपने वंश के सक्रिय होने के साथ ही याओ तियान्यू की तलवारबाजी की तकनीक और भी तेज और शक्तिशाली हो गई। क्लैंग, एक और धमाका हुआ और वे दोनों फिर से पीछे हट गए। लू मिंग ने एक कदम पीछे हटकर जमीन पर पैर पटका और फिर से आगे की ओर दौड़ा। याओ तियान्यू ने भी ऐसा ही किया। वे दोनों तोप के 2 गोलों की तरह थे, जो एक दूसरे से जोरदार तरीके से टकरा रहे थे। क्लैंग क्लैंग, कुछ ही पलों में उन दोनों ने 10 से अधिक चालों का आदान प्रदान कर लिया था। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग सांस रोककर बिना पलक झपकाए देखते रहे। ये दृश्य बेहद तीव्र और रोमांचक था। धमाका, एक और झटके के साथ वे दोनों कांप गए और खुद को संभालने से पहले ही 12 मीटर पीछे फिसल गए। याओ तियान्यू, क्या यही तुम्हारी पूरी ताकत है? मैं सचमुच निराश हूं। 2 मिनट बीतते ही तुम्हारी वंशानुगत शक्ति समाप्त हो जाएगी और तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगे। लू मिंग की उदासीन आवाज सुनाई दी। लू मिंग के बोलते ही पूरा हॉल फुसफुसाहट से भर गया। लू मिंग सही था। एक बार याओ तियान्यू के रक्त मेरिडियन के प्रकोप का समय समाप्त हो जाए तो वो लू मिंग से कैसे लड़ेगा? ये कैसे हो सकता है? लू मिंग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? याओ तियान्यू का पीछा कर रहे कुछ युवकों ने अविश्वास से चिल्लाया। हा, लू मिंग, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो। तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया। यह कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। मैंने 2 महीने बाद होने वाली 4 आंगनों की बड़ी प्रतियोगिता में इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। अब तुम्हारे ऊपर इसका इस्तेमाल करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इस समय याओ तियान्यू को डर नहीं था, बल्कि वो जोर से हंस रहा था। फिर याओ तियान्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और फाइटिंग रिंग में हलचल मच गई। याओ तियान्यू की मांसपेशियां तेजी से फूल गईं और उनकी त्वचा पर एक हल्की काली रोशनी दिखाई दी, जिससे वो काले। लू मिंग, यह मत सोचो कि शरीर को मजबूत बनाने के मार्ग पर चलने वाले तुम अकेले हो। याओ तियान्यू ने एक लंबी चीख मारी। धमाके के साथ याओ तियान्यू का शरीर लोहे के एक विशाल टुकड़े की तरह उछला। वो लू मिंग की ओर दौड़ा और उस पर वार किया। कृपाण की रोशनी गरजी और उसने दुनिया को हिला दिया, शरीर को परिष्कृत करने का मार्ग। लू मिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया और विशाल तलवार से हमले को रोक दिया। धमाका, जब विशाल तलवार और याओ तियान्यू की कृपाण आपस में टकराई,
तो लू मिंग ने अपने ऊपर एक जबरदस्त बल का प्रवाह महसूस किया और उसका शरीर 10 मीटर से अधिक पीछे की ओर खिसक गया। उसे केवल अपने शरीर के सुन्न होने का एहसास हुआ। शरीर साधना का मार्ग। याओ तियान्यू ने भी शरीर साधना का मार्ग अपनाया है। वो उसी शरीर साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा है जिसका उसने किया था। नियंत्रण के स्तर को देखते हुए वो उससे कमजोर नहीं है। एक मजबूत शरीर और काले स्तर की तलवारबाजी तकनीकों के साथ लू मिंग का सफाया हो जाएगा। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अपने मजबूत शरीर और तलवारबाजी की उच्च तकनीक के बल पर उसकी युद्ध शक्ति अत्यंत प्रबल है। कांस्य पदक में याओ तियान्यू की रैंकिंग मात्र 51वीं नहीं हो सकती। मेरे विचार से उसकी रैंकिंग 40 के आसपास हो सकती है। लू मिंग उससे मुकाबला नहीं कर सकता। लू मिंग खतरे में है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए ये कितना दुखद है। मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद लू मिंग ने भी किसी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास किया हो। बेवकूफ, लू मिंग ने भी काले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास कर लिया है। ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है कि उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करना इतना आसान है? लू मिंग को संप्रदाय में आए कितना समय हो गया है? दुर्लभ खजानों या संयोगवश हुई मुलाकातों के सहारे साधना स्तर को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मार्शल आर्ट की तकनीकें व्यक्ति की समझ और समय पर निर्भर करती है। लू मिंग बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसके पास समय बहुत कम है। मुझे पूरा यकीन है कि अब उसके लिए किसी उच्च स्तरीय साधना तकनीक का अभ्यास करना असंभव है। याओ तियान्यू के अचानक हुए इस आक्रोश से सभी लोग सदमे में आ गए। दक्षिणी स्टैंड में बैठा पैंगशी बेहद चिंतित था। अब हम क्या करें? क्या याओ तियान्यू इतना शक्तिशाली था? क्या करें? क्या बड़े भाई लू मिंग ठीक होंगे? ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। पांगशी, शांत हो जाओ, फैंग वू ने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी झलक रही थी। हुआ ची और मुलैन ने कुछ नहीं कहा, हालांकि उनकी आंखों में भी चिंता झलक रही थी। लू मिंग, क्या तुम अब भी चमत्कार कर सकते हो? मुलैन ने मन ही मन बुदबुदाया। पूर्वी स्टैंड पर याओ तियान्यू के चमचे खुशी से झूम रहे थे। हाँ, बड़े भाई याओ तो अजेय है। एक मामूली लू मिंग बड़े भाई याओ से कैसे लड़ सकता है? उसकी तो बड़े भाई याओ के हाथों मौत तय है। कुछ चापलूसों ने चिल्लाया। इसके अलावा फैंग शिंगली, यान जू और कांस्य पदक पर काबिज अन्य सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी चमकती आंखों से मंच की ओर देख रहे थे। लू मिंग, यह मेरी सबसे प्रबल युद्ध शक्ति है। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? यही हमारे बीच का अंतर है। मैं तुम्हें 1 मिनट में मार सकता हूं। याओ तियान्यू का लहजा बेहद घमंडी था। साथ ही वो लू मिंग के प्रति तिरस्कार और उपहास से भरा हुआ था। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए लू मिंग वास्तव में मुस्कुराया। लू मिंग ने आत्मविश्वास और शांति से मुस्कुराते हुए कहा। दूर से भी उसकी स्पष्ट आवाज सुनाई दी। इस विशाल तलवार को चलाना वाकई आसान नहीं है। मैंने सोचा था कि यह तलवार तुम्हें हराने के लिए काफी होगी, लेकिन अब लगता है मुझे अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू मिंग के हाथ में मौजूद विशाल तलवार गायब हो गई और उसके हाथ में 8 फुट लंबा धधकते लाल रंग का भाला प्रकट हो गया। एक भाला? क्या ऐसा हो सकता है कि लू मिंग एक लंबे भाले का इस्तेमाल करता हो? मैंने सुना है कि वो हमेशा तलवार का इस्तेमाल करता है। क्या वो सिर्फ दिखावा कर रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए, अंत में हमें ताकत पर ही भरोसा करना होगा। याओ तियान्यू ने लू मिंग के हाथ में मौजूद लंबे भाले को देखा। उसकी आंखों में चमक आई और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हथियार बदलने का क्या फायदा, मर जा। तलवार की रोशनी की एक चमक के साथ याओ तियान्यू ने लू मिंग की ओर बढ़ना जारी रखा। बंदूक से गोलाबारी करो, कवच तोड़ो। भाला तेजी से आगे बढ़ा और अपने साथ एक तीव्र घूर्णनशील काटने वाली शक्ति लेकर आया। भाला याओ तियान्यू की तलवार की धार पर सटीक रूप से लगा। भाले की नोक से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली और याओ तियान्यू द्वारा भाले पर संघनित प्रकाश पल भर में बिखर गया। एक जोरदार आवाज के साथ युद्ध का भाला कांप उठा और याओ तियान्यू का शरीर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। ब्लैक रैंक स्पीयर तकनीक, असंभव। याओ तियान्यू ने अविश्वास भरी दहाड़ लगाए। लू मिंग ने भाले के एक ही वार से उसे पीछे धकेलने के लिए निश्चित रूप से किसी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा उसकी महारत का स्तर उसकी तलवारबाजी की तकनीक से कमतर नहीं था। ये कैसे संभव हुआ? 3 महीने पहले लू मिंग ने निश्चित रूप से काले स्तर की भाला तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी, अन्यथा वो उस जीवन मरण की स्थिति में इसका उपयोग अवश्य करता। इसका केवल एक ही कारण हो सकता था। 3 महीनों के भीतर लू मिंग के शारीरिक स्वास्थ्य और साधना स्तर में न केवल सुधार हुआ, बल्कि उसने काले स्तर की भाला तकनीक का भी अभ्यास कर लिया था।
ये सोचकर याओ तियान्यू का दिल तीव्र भय से भर गया। लू मिंग बेहद विचित्र और असामान्य था। इस तरह की प्रतिभा बेहद डरावनी थी। नहीं नहीं, मुझे उसे आज ही मारना होगा, अन्यथा भविष्य में मुझे ही मरना पड़ेगा। याओ तियान्यू ने मन ही मन दहाड़ मारी। इस समय वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। जब लू मिंग ने एक ही वार में याओ तियान्यू को पीछे धकेल दिया, तब तक वे सब अचंभित हो चुके थे। फायर गन आर्ट माउंटेन क्रैश। लू मिंग ने पहल करते हुए याओ तियान्यू को जरा भी मौका नहीं दिया। वो हवा में ऊंची छलांग लगाकर अपने लंबे भाले से जोरदार प्रहार किया। लंबा भाला हवा में तेजी से गुजरा और एक भयानक ध्वनि विस्फोट उत्पन्न किया। याओ तियान्यू के पास जवाबी हमला करने का समय नहीं था, इसलिए वो केवल अपनी तलवार से ही बचाव कर सका। क्लैंग। लंबा भाला याओ तियान्यू की युद्ध तलवार से टकरा गया। इस भाले के प्रहार में धरती को चीरने और पहाड़ों को चकनाचूर करने की शक्ति थी। याओ तियान्यू का शरीर कांप उठा और उसके पैर भी कांपने लगे। वो लगभग घुटनों के बल बैठ गया। उसे अपने गले में कुछ मीठा सा महसूस हुआ और उसने मुंह भर खून थूक दिया। जब लू मिंग ने काले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया, तो उसने उसे पूरी तरह से कुचल दिया। लैन यू। लू मिंग ने जरा भी दया नहीं दिखाए। उसने उन्मादपूर्ण हमला छेड़ दिया। उसका लंबा भाला अजगर की तरह था, जो लगातार याओ तियान्यू पर प्रहार कर रहा था। याओ तियान्यू ने मुंह से खून थूक दिया। वो पूरी तरह से प्रतिकूल स्थिति में था। चारों हॉल में बैठे शिष्यों की आंखें मानो अपनी जगह से बाहर निकल आईं। लू मिंग ने भी एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास किया है। यह अविश्वसनीय है। वो कौन है? क्या आपको पूरा यकीन नहीं था कि लू मिंग काले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकता? अब आप क्या कहते हैं? ये जिससे ये सवाल पूछा गया, वो शर्म से लाल हो गया और पूरी तरह से अवाक रह गया। वो अकेला नहीं था। चारों प्रांगणों के वे सभी शिष्य, जिन्हें पूरा यकीन था कि लू मिंग ने कभी भी काले स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास नहीं किया होगा, शर्म से लाल हो गए। लू मिंग के शब्द उनके लिए एक करारा तमाचा थे। अब उनमें बोलने की हिम्मत नहीं रही। लू मिंग सचमुच अक्ल से परे था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने ज्यादा कुछ कह दिया तो उन्हें फिर से थप्पड़ पड़ सकता है। हाँ, सीनियर ब्रदर लू मिंग, आप तो कमाल के हैं। पैंग शी का शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। मु लैन, फैंग वू और हुआ ची भी बेहद खुश थे, लेकिन वे अपने चेहरे पर दिख रहे सदमे को छिपा नहीं सके। असंभव, ये कैसे संभव है? याओ तियान्यू के चमचों ने अविश्वास से दहाड़ मारी। टकराना। 10 से अधिक चालों के बाद लू मिंग का भाला याओ तियान्यू की छाती पर जा लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे अखाड़े में गूंज उठी। याओ तियान्यू का शरीर 20 मीटर से अधिक दूर जा गिरा और वह अखाड़े में बुरी तरह से जा गिरा। उसका शरीर लगातार कांपता रहा और उसके हाथ में मौजूद तलवार दूर जा गिरी। याओ तियान्यू हार गया था। वो पूरी तरह पराजित हो गया था। उन्हें उस वर्ष के नवनिर्वाचित राजा लू मिंग ने हरा दिया। चारों प्रांगणों के शिष्य, जिनमें कांस्य प्रतिमाओं की सूची में अंकित प्रतिभावान लोग भी शामिल थे, अपनी सांस रोककर युद्ध के अखाड़े में मौजूद दो आकृतियों को देखने लगे। मिंग धीरे धीरे याओ तियान्यू की ओर बढ़ा। उसकी स्पष्ट और उदासीन आवाज गूंज रही थी। याओ तियान्यू, कुछ महीने पहले डार्क ब्लड माउंटेन में तुम्हारे एक नौकर ने मेरा डार्क ब्लड स्टोन छीनने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे भागने पर मजबूर कर दिया था। उस समय मैंने उस पर दया दिखाई थी, लेकिन तुमने खुद को श्रेष्ठ समझा और सोचा कि मुझे तुम्हारी बात माननी ही होगी। जब मैं संप्रदाय में लौटा, तो तुमने किसी को मुझे बुलाने का आदेश दिया और मुझसे डार्क ब्लड स्टोन सौंपने को कहा। मैंने इस पर सहमति नहीं दी थी, लेकिन तुमने स्टार मून टावर को उकसाकर वर्मिलियन बड हॉल के नए शिष्यों के लिए मुसीबत खड़ी करवाई और जानबूझकर मेरे भाई पैंग शी को चोट पहुंचाए। तुम्हारा मकसद मुझे क्रोधित करना था ताकि तुम मुझे और कानून प्रवर्तन हॉल के लोगों को नीचे गिरा सको। तब मैं तुम्हारी दया पर निर्भर हो जाऊंगा। उस समय तुम इतने अहंकारी और हद से ज्यादा घमंडी थे कि मुझे तुम्हें चुनौती देने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन अब तुम्हारा वो अहंकार और घमंड कहाँ चला गया? लू मिंग बोलते बोलते चलने लगा। बोलते बोलते वह याओ तियान्यू के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में उदासीनता थी और वह उसे नीचे देख रहा था। ये सुनकर चारों हॉल में मौजूद शिष्यों को अचानक एक बात समझ में आ गई। इस तरह लू मिंग और याओ तियान्यू के बीच दुश्मनी शुरू हुई। याओ तियान्यू बहुत ही अहंकारी है। उसने सचमुच इतना घिनौना तरीका अपनाया। ऐसा नहीं है कि याओ तियान्यू घमंडी है, बल्कि मार्शल आर्ट की दुनिया ऐसी ही होती है। बात सिर्फ इतनी है कि याओ तियान्यू ने गलत व्यक्ति को चुना। अगर उसने किसी और को चुना होता तो उसे उसके सामने झुकना पड़ता, लेकिन उसे लू मिंग से मिलना था, जो एक अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति है। इसलिए उसकी हार ही उसकी एकमात्र नियति है।
चारों हॉल में बैठे शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। जीवन और मृत्यु की लड़ाई यहीं समाप्त होती है। लू मिंग की ठंडी आवाज सुनाई दी। 1 मिनट रुको, लू मिंग, 1 मिनट रुको। मुझे मत मारो। तुम अद्वितीय प्रतिभा के धनी हो, और मैं भी कम नहीं हूं। हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। भविष्य में रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। याओ तियान्यू का शरीर बुरी तरह छटपटा रहा था और वो चिल्ला रहा था। वो अभी जवान था और उसका भविष्य उज्ज्वल था। वो मरना नहीं चाहता था। सहयोग, तुम मेरे साथ काम करने के योग्य नहीं हो, लू मिंग ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। वूश! फिर भाला तेजी से चमका और याओ तियान्यू की छाती को भेद गया। याओ तियान्यू ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और दोनों हाथों से भाले की डंडी को कसकर पकड़ लिया। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसकी आंखों में अनिच्छा, घृणा और पछतावा झलक रहा था। इस क्षण उसे अंततः पछतावा हुआ। उसे लू मिंग को नाराज करने का पछतावा हुआ। भन भन! लू मिंग ने लंबा भाला निकाला और उसे झटका दिया। भाले पर लगा खून उड़ गया। एक बूंद भी नहीं बची। याओ तियान्यू का शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ गया और अंततः उसने सांस लेना बंद कर दिया। कांस्य पदक सूची में शामिल प्रतिभाशाली याओ तियान्यू की मृत्यु हो गई। उस समय भीड़ में उबाल आ रहा था। आज लू मिंग न केवल कांस्य पदक तक पहुंचा, बल्कि उसने याओ तियान्यू को भी मार गिराया। ये सब किसी सपने जैसा था। ये सब इतना अवास्तविक था, लेकिन यही सच था। आज लू मिंग का नाम संपूर्ण रहस्यमय तलवार संप्रदाय में फैलने के लिए नियत था। दक्षिणी स्टैंड में पैंग शी पागलों की तरह हंस रहा था। मू लैन और अन्य लोग भी मुस्कुरा रहे थे। स्टैंड के पूर्वी हिस्से में याओ तियान्यू के चमचे अपनी सीटों पर पीले और कमजोर होकर बैठे थे। याओ तियान्यू की मृत्यु हो चुकी थी। वे जानते थे कि उनके आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। पहले याओ तियान्यू के कारण वे अत्याचारी थे और उन्होंने कई लोगों को नाराज किया था। वे लोग याओ तियान्यू से डरते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उनके खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अब जब याओ तियान्यू मर चुका है, तो उनकी परवाह कौन करेगा? उनका भविष्य अंधकार में होगा। कांस्य पदक सूची में शामिल प्रतिभाशाली लोग भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। मैं लू मिंग की प्रतिभा की बराबरी नहीं कर सकता। फैंग शिंगली ने एक लंबी आह भरी और स्टैंड से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। लू मिंग इस मुकाबले का विजेता है। लू मिंग, क्या तुम अभी भी चुनौती जारी रखना चाहते हो? अधेड़ उम्र के न्यायाधीश ने जोर से घोषणा की। लू मिंग ने अपना सिर हिलाया और लड़ाई के अखाड़े में आगे बढ़ गया। याओ तियान्यू को मारना ही काफी था। अब और लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। अपने लिए कुछ तुरुप के पत्ते बचाकर रखना बेहतर था। इस लड़ाई में उन्होंने पहले ही अपने शरीर को परिष्कृत करने के दांव और गहन स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों को प्रदर्शित कर दिया था। बेशक वो केवल गहन श्रेणी के मार्शल कौशल के द्वितीय स्तर की शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। इसके अलावा उसके पास अभी भी नियंत्रण शक्ति थी जिसका उसने उपयोग नहीं किया था। यदि उसने सचमुच इसका इस्तेमाल किया होता तो चारों प्रांगणों के शिष्य अवाक रह जाते। बड़े भाई लू मिंग, आप वाकई अद्भुत है। पैंगशी, हुआची, मू लैन और अन्य लोग भी स्टैंड से नीचे उतरकर लू मिंग की ओर चल पड़े। उनके पहुंचने से पहले ही पैंगशी ने उत्साह से चिल्लाना शुरू कर दिया था। लू मिंग, तुमने इतनी उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट तकनीक कब हासिल कर ली? इसे तुमसे छिपाकर हमने बहुत कष्ट सहा है। फैंग वू ने पास आते हुए कहा। यहाँ बहुत शोर है, चलो चलते चलते बात करते हैं। लू मिंग मुस्कुराया। यहाँ हजारों लोग मौजूद थे और इतनी शोरगुल वाली जगह में बात करना वाकई असुविधाजनक था। भीड़ कांस्य के चबूतरे को छोड़कर वर्मिलियन बड हॉल की ओर चल पड़ी। लू मिंग ने अपनी भाला चलाने की तकनीक को निखारने के लिए साउथरिज अग्निक्षेत्र की अपनी यात्रा के बारे में संक्षेप में बताया। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने नियंत्रण बल को समझ लिया था, उसने इसका जिक्र नहीं किया। आप कह रहे हैं कि वो साउथरिज अग्निक्षेत्र में केवल कुछ महीनों से साधना कर रहा है और उसने पहले ही भाला चलाने की इस उन्नत तकनीक को इस स्तर तक हासिल कर लिया है? फैंग वू और बाकी सभी लोग उसे घूर रहे थे। बिल्कुल सही। उस जगह का वातावरण मेरी भाला चलाने की तकनीक के अनुकूल है, इसलिए मेरे लिए वहां साधना करना बहुत आसान है। लू मिंग ने कहा। तुम कितने विकृत हो। सभी लोग लू मिंग से नफरत करते थे। उच्च कोटि की मार्शल कला का विकास करना इतना आसान कैसे हो सकता है? उपयुक्त वातावरण खोजना तो बहुत आसान था, लेकिन वास्तव में कितने लोग इसमें महारत हासिल कर पाते हैं? लू मिंग को हर कोई असामान्य ही कह सकता था। लू मिंग ने कड़वी मुस्कान दी। केवल वही जानता था कि उसने सर्वोच्च मंदिर में मंत्रोच्चार और अपनी अथक साधना के बल पर ही अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल की हैं।
वे चलते चलते बातें करते रहे और जल्द ही वे वर्मिलियन बड हॉल पहुंच गए जहां लू मिंग और पैंग शी ठहरे हुए थे। सीनियर सिस्टर मुलैन, मैंने अभी तक आपको पिछली बार के 3000 योगदान अंक वापस नहीं किए हैं। आंगन में प्रवेश करने के बाद लू मिंग ने अपना जेड पहचान पत्र निकाला। मुलैन की खूबसूरत आंखें चमक उठी। उनकी निर्मल निगाहें लू मिंग के शरीर पर बार बार घूम रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, पिछली बार तुमने न सिर्फ निंग फैंग को हराया, बल्कि कांस्य सूची में भी जगह बनाई और याओ तियान्यू को मार डाला। तुमने वर्मिलियन बड हॉल की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ाया है। अब मैं कंजूसी नहीं कर सकती। इनाम के तौर पर ये 3000 योगदान अंक ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर सिस्टर मुलैन। जैसे ही मुलैन ने अपना वाक्य समाप्त किया, लू मिंग ने बिना किसी झिझक के तुरंत उसे धन्यवाद दिया, मानो उसे डर हो कि मुलैन अपने शब्दों से मुकर जाएगी। मुलैन अवाक रह गई। फिर उसने अपनी निगाहें घुमाई और कहा, अब जब तुम कांस्य पदक तक पहुंच गई हो, तो 2 महीने बाद होने वाली चारों हॉलों की बड़ी प्रतियोगिता में तुम वर्मिलियन बड हॉल का प्रतिनिधित्व करोगी। चारों आंगनों की महान प्रतियोगिता। लू मिंग को कुछ शंकाएं थीं। पैंग शी भी असमंजस में थी, जबकि हुआ ची और फैंग वू की आंखें चमक उठी, मानो उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में सुना हो। मुलैन ने समझाया, चारों प्रांगणों की महान प्रतियोगिता चारों प्रांगणों के बीच की प्रतियोगिता है। ये साल में एक बार आयोजित होती है। उदाहरण के लिए, कांस्य पदक प्राप्त शिष्यों में से कांस्य पदक प्राप्त प्रतिभाशाली शिष्य सीधे भाग लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य शिष्यों का भाग लेना अर्थहीन है। इसी प्रकार रजत पदक प्राप्त शिष्यों को रजत पदक प्राप्त प्रतिभाशाली शिष्यों द्वारा सीधे तौर पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। अंत में उन्हें प्रत्येक प्रांगण के शिष्यों के परिणामों के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। इससे न केवल व्यक्तिगत प्रतिभागियों को भरपूर पुरस्कार मिलेगा, बल्कि संप्रदाय प्रमुख संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करने वाले महान प्रांगण को अधिक संसाधन उपलब्ध कराएंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा ऐसा है, लू मिंग ने सिर हिलाया। अब जबकि आप कांस्य पदक पर हैं, वर्मिलियन बड हॉल में 10 प्रतिभाशाली विद्यार्थी कांस्य पदक पर हैं। 2 महीने बाद आप टूर्नामेंट में वर्मिलियन बड हॉल का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान आपको अपनी साधना पर कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो न केवल आपको एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा, बल्कि पूरे वर्मिलियन बड हॉल को भी लाभ होगा। मुलैन ने मुस्कुराते हुए कहा। लू मिंग मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फैंग वू, तुमने कुछ महीने पहले क्या कहा था? उसने पूछा। मैंने कहा था कि अगर मैं 4 महीने में याओ तियान्यू को हरा देता हूं, तो तुम्हें मुझे एक शानदार दावत देनी होगी। अरे, तुम्हें ये सब इतनी स्पष्टता से क्यों याद है? बड़ी बहन मुलैन ने तुम्हें इनाम के तौर पर 3000 योगदान अंक दे दिए हैं, और तुम अभी भी मेरी दावत के बारे में सोच रहे हो? फैंग वू ने लू मिंग की ओर आंखें घुमाई। लू मिंग ने अपनी नाक छुई। वह तो दूसरी बात है। मैं पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे बड़े भोज के बारे में सोच रहा हूं। हाँ, ये एक ही बात नहीं है। हाँ, आप लोगों को मुझे, मेरे प्यारे पैंग को, साथ लाना होगा। पैंग शी ने किनारे से उपहास किया। अरे, बड़े पत्थर, तुम क्या कर रहे हो? फैंग वू ने नाखुशी से कहा। अंततः वे उनमें से कुछ के विरुद्ध जीत नहीं सके। समूह ने वर्मिलियन बड पीक छोड़ दिया और शुवानजियान शहर पहुंच गया। सबने जी भरकर खाया पिया। जब वे लौटे तो रात काफी हो चुकी थी। उस रात लू मिंग ने साधना नहीं की। इसके बजाय उन्होंने आराम किया। अगले दिन लू मिंग चंदा इकट्ठा करने वाले हॉल की ओर चल पड़ा। वह अपनी चांदी और कुछ मार्शल आर्ट तकनीकों को योगदान अंकों के बदले में देने जा रहा था, और फिर उन्हें कुछ राक्षसी पशु रक्तसार के बदले में प्राप्त करने जा रहा था ताकि वह साधना कर सके। उसके पास 4 मिलियन से अधिक चांदी के सिक्के और साथ ही 3 मार्शल स्किल मैनुअल थे। वे क्रमशः निम्न श्रेणी की पीली तलवार तकनीक, वाइल्ड वेव स्लैश, उच्च श्रेणी की पीली शरीर तकनीक, सोआरिंग क्लाउड स्टेप्स, और उच्च श्रेणी की पीली साधना तकनीक, हुन्युआन तकनीक थी। हालांकि लू मिंग ने क्लाउड ट्रेडिंग स्टेप्स को बदलने की योजना नहीं बनाई थी। उसने इसे अपनी साधना के लिए रखने की योजना बनाई थी। आखिरकार उसकी साधना का समय बहुत कम था। उसकी तुलना उन वरिष्ठ शिष्यों से नहीं की जा सकती थी जिन्होंने कुछ वर्षों, 5-6 वर्षों या यहां तक कि 7-8 वर्षों तक साधना की थी। उन वरिष्ठ शिष्यों के पास गति, आक्रमण और रक्षात्मक कौशल की कोई कमी नहीं थी। उनकी परिपक्वता में कोई कमी नहीं थी। हालांकि लू मिंग ने केवल 4 प्रकार की मार्शल आर्ट तकनीकों का ही अभ्यास किया था। ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी, ड्रैगन सांप के कदम, चमकदार तलवार तकनीक, अग्नि भाला तकनीक। वर्तमान स्तर पर ज्वाला ड्रैगन मुट्ठी और ड्रैगन सर्प जैसी तकनीकें अब उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं रह गई थीं।
उसे उच्च स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक का अभ्यास करना आवश्यक था। 4 प्रांगणों की महान प्रतियोगिता से पहले उन्होंने बादल पर चलने की कला और अग्नि नियंत्रण बंदूक कला का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी। अन्य मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए उनके पास उतनी ऊर्जा नहीं थी, और यह सर्वोच्च मंदिर में किए जा रहे मंत्रोच्चार के कारण संभव हुआ। वो कितने समय से साधना कर रहा था? लगभग 10 महीने ही हुए थे। अगर कोई और होता तो वह निश्चित रूप से इतने कम समय में इन युद्ध कौशलों को इतने उच्च स्तर तक विकसित नहीं कर पाता। योगदान हॉल में पहुंचने के बाद लू मिंग ने वाइल्ड वेव स्लैश और हुन्युआन तकनीक के बदले योगदान अंक प्राप्त किए। उन्होंने कुल 30,000 योगदान अंक प्राप्त किए। उन्होंने 2 मिलियन टैल्स चांदी को योगदान अंकों में बदल दिया, जिससे उनके पास 2 मिलियन टैल्स से अधिक चांदी हो गई। उसके पास कुल 50,000 योगदान अंक थे। लू मिंग के पास बचे हुए योगदान अंकों को मिलाकर उसके पास कुल 55,000 योगदान अंक थे। फिर लू मिंग ने राक्षसी पशु रक्त सार के बदले में लेन देन शुरू कर दिया। 9वीं श्रेणी के द्वितीय स्तर के राक्षसी जीव की कीमत 1600 योगदान अंक थी। लू मिंग ने कुल 40,000 योगदान अंकों का उपयोग करके ऐसे 25 जीव प्राप्त किए। लू मिंग ने ऊपरी लेवल 2 के सॉफ्ट आर्मर का एक टुकड़ा भी प्राप्त किया, जिसके लिए उसे 3,000 योगदान अंक खर्च करने पड़े। उनके 55,000 योगदान अंक पल भर में घटकर 12,000 रह गए थे। खर्च की यह दर वास्तव में बेहद भयावह थी। लू मिंग का दिल दुख से भर गया। हालांकि अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए ये सब सहना उचित था। छात्रावास लौटने के बाद लू मिंग ने सर्वोच्च मंदिर में प्रवेश किया और साधना शुरू कर दी। लू मिंग लगातार राक्षसी जानवर के रक्त का सेवन नहीं करता था। इसके बजाय वह हर 2 दिन में एक निश्चित मात्रा में रक्त का सेवन और उसे परिष्कृत करता था। इस तरह उसकी नींव अस्थिर नहीं होती थी। बाकी समय में लू मिंग ने अपना अधिकांश समय बादल पर चलने की विधि और अग्नि नियंत्रण बंदूक तकनीक पर व्यतीत किया। उन्होंने आग की शक्ति को समझने के लिए भी कुछ समय निकाला। जब भी वो आग की शक्ति को समझने की कोशिश करता, उसके मन में एक ज्वालामुखी का दृश्य उभर आता। उसके हृदय में ज्वालामुखी की शक्ति फैल जाएगी। लू मिंग को आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे अग्नि की शक्ति के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, अग्नि बंदूक को नियंत्रित करने की कला का अभ्यास करने का प्रभाव पहले से कहीं बेहतर होता गया। ऐसा लग रहा था मानो वो हर समय लिंगनान अग्नि क्षेत्र में साधना कर रहा हो। समय दिन ब दिन बीतता गया और चारों आंगनों की वार्षिक महान प्रतियोगिता नजदीक आती जा रही थी। इस दौरान रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के चारों हॉलों का वातावरण और भी तनावपूर्ण होता चला गया। कांस्य सूची में शामिल सभी प्रतिभाशाली शिष्य स्वयं को बेहतर बनाने के लिए एकांत में साधना कर रहे थे। कांस्य पदक जीतने की उम्मीद में अधिक से अधिक लोग आगे आ रहे थे, ताकि वे कांस्य पदक हासिल कर सकें और चारों प्रांगणों की महान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकें। 1 महीने से अधिक समय बाद फायर गन आर्ट को एक और सफलता मिली और यह चौथे स्तर में प्रवेश कर गई। जब चारों प्रांगणों की महान प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, तब लू मिंग ने आग उगलने की कला में चौथे स्तर का शिखर प्राप्त कर लिया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह एक अड़चन में फंस गया है। लू मिंग चाहे कितनी भी साधना कर ले, वो इस बाधा को पार नहीं कर पा रहा था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि आसमान छूते बादलों के कदमों में थी। जैसे जैसे योद्धा का मार्शल दाव स्तर बढ़ता जाता है, मार्शल दाव के प्रति उसकी समझ भी गहरी होती जाती है। उसके लिए निम्न स्तर की मार्शल आर्ट तकनीकों का अभ्यास करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मार्शल किंग स्तर का मार्शल आर्टिस्ट पीले रैंक की मार्शल आर्ट का अभ्यास करे, तो वो संभवतः 2 दिनों से भी कम समय में छठे स्तर तक पहुंच जाएगा। इसलिए लू मिंग की वर्तमान में पीले स्तर की उच्च स्तरीय उड़ने वाली बादल तकनीक की साधना चमकदार तलवार तकनीक की साधना के समय की तुलना में कई गुना तेज थी। 2 महीनों के भीतर लू मिंग ने क्लाउड ट्रेडिंग स्टेप्स को उच्चतम स्तर, छठे स्तर यानी मनुष्य और मार्शल आर्ट के संघ तक पहुंचा दिया था। 9वीं श्रेणी के द्वितीय स्तर के राक्षसी पशु रक्त सार के 25 अंशों को परिष्कृत करने के बाद लू मिंग की साधना शक्ति भी 8वीं श्रेणी के मास्टर स्तर तक पहुंच गई थी। वह 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर से केवल एक कदम दूर था। इस समय रहस्यमयी तलवार संप्रदाय वर्ष के सबसे जीवंत और रोमांचक क्षण का स्वागत कर रहा था। चारों प्रांगणों की महान प्रतियोगिता। इस समय रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य संप्रदाय में लौट चुके थे। यद्यपि अधिकांश शिष्य भाग लेने के योग्य नहीं थे, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों के शीर्ष प्रतिभाओं के बीच युद्ध को देखना उनकी साधना के लिए बहुत सहायक होगा। इसके अलावा 4 प्रांगणों की इस महान प्रतियोगिता में वास्तव में 4 नए शिष्य एक ही मंच पर मौजूद थे।
रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के इतिहास में भी यह अत्यंत दुर्लभ घटना थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह और भी अधिक आकर्षक थी। लू मिंग, ये तुम्हारे लिए है। चारों आंगनों की भव्य प्रतियोगिता के दिन हुआ ची और पांग शी ने भोर से पहले लू मिंग के दरवाजे पर दस्तक दी। हुआ ची ने उसके हाथों में एक छोटी सी नोटबुक थमा दी। यह क्या है? लू मिंग को कुछ संदेह हुआ। ये कांस्य पदक सूची में शामिल सभी प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जानकारी है। आप इसे देख सकते हैं, यह आपके लिए उपयोगी हो सकता है। हुआ ची ने कहा, क्या? कांस्य पदक पाने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों की जानकारी? आप लोगों को यह जानकारी कैसे मिली? लू मिंग को गहरा सदमा लगा। वरिष्ठ भाई लू मिंग, हुआ ची ने हाल ही में बहुत पैसा खर्च किया है और इन वस्तुओं को इकट्ठा करने में मदद के लिए कई वरिष्ठ शिष्यों को नियुक्त किया है। अब मुझे एहसास हुआ है कि प्रेम में डूबे इस मूर्ख के पास पैसे के सिवा कुछ नहीं है। पैंग शी ने कहा, अरे बड़े पत्थर, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे पास पैसे के सिवा कुछ नहीं है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पास सब कुछ है। हुआ ची ने नाखुशी से कहा। लू मिंग का दिल पिघल गया। वो भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था कि इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं थी। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रकम थी। उन्हें यह आभास था कि हुआ ची की पहचान सरल नहीं थी। बहुत बहुत धन्यवाद, लू मिंग ने मुट्ठी बांधकर कहा। मैं बस यह नहीं चाहता कि तुम इतनी बुरी तरह हार जाओ। आखिर हम एक ही छात्रावास में रहते हैं। अगर तुम इतनी बुरी तरह हार गए तो मेरी भी बेइज्जती होगी। हुआ ची ने ये शब्द कहकर मुड़कर जाने का फैसला किया। बड़े भाई लू मिंग, हम बाद में साथ में रवाना होंगे। पैंग शी ने जाने से पहले अपना सिर छूते हुए कहा। लू मिंग अपने कमरे में लौटा और पढ़ने के लिए अपनी नोटबुक खोली। इसमें कांस्य सूची में शामिल सभी लोगों की विस्तृत जानकारी थी, जिसमें उनकी मार्शल आर्ट तकनीक, साधना और हथियार शामिल थे। हालांकि यह 100% सटीक नहीं था, फिर भी संदर्भ के रूप में यह बहुत मूल्यवान था। ये लू मिंग के लिए बहुत मददगार साबित होगा। हर लड़ाई में जीत तभी संभव है जब कोई अपने दुश्मन और खुद को अच्छी तरह जानता हो। किताब में 60 नाम दर्ज थे, जिसका मतलब था कि कांस्य पदक की सूची में 60 लोग थे। लू मिंग के कांस्य रैंक में प्रवेश करने से पहले कांस्य रैंक में 56 लोग थे। याओ तियान्यू मारा गया था। हालांकि लू मिंग और फैंग शिंगली के साथ कांस्य रैंक में 57 लोग हो गए, जिसका अर्थ है कि हाल ही में 3 और लोग कांस्य रैंक में शामिल हुए हैं। जैसा कि उम्मीद थी, वर्मिलियन बड हॉल में सबसे कम लोग हैं। वर्मिलियन बड हॉल में 11 छात्र थे, ब्लैक टोरेटोइस हॉल में 12, एजियो ड्रैगन हॉल में 15 और व्हाइट टाइगर हॉल में 22 छात्र थे। वर्मिलियन बड हॉल सबसे आखिरी स्थान पर रहा, जबकि व्हाइट टाइगर हॉल सबसे मजबूत था। अंत में लू मिंग की नज़र पहले 10 नामों पर पड़ी। झांग मुयुन, डुआनमू युनयांग, बू जिनकाई और डुआन गेरो। ये 10 नाम कांस्य पदक के शीर्ष 10 खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्मिलियन बड हॉल से शीर्ष 10 में केवल एक ही व्यक्ति है, लू मिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वर्मिलियन बड हॉल से शीर्ष 10 में केवल एक ही व्यक्ति था और वो 6ठे स्थान पर थी। व्हाइट टाइगर हॉल से 4, एजियो ड्रैगन हॉल से 3 और ओनेक्स टोरेटोइस हॉल से 2। इसमें कोई संदेह नहीं था कि लोगों की संख्या और शीर्ष प्रतिभाओं के मामले में वर्मिलियन बड हॉल सबसे खराब था। शीर्ष 10। लू मिंग की आंखों में एक चमक कौंधी और उसने लड़ने की भावना का एक अंश प्रकट किया। बहुत जल्दी 2 घंटे बीत गए और आसमान पहले से ही उजाला हो चुका था। जब लू मिंग कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि पांग शी और हुआ ची पहले से ही आंगन में मौजूद थे। उनके अलावा फैंग वू भी वहीं था। लू मिंग, मैंने सुना है कि हुआ ची कांस्य श्रेणी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। ये काम कैसा चल रहा है? फैंग वू ने पूछा। मेरा काम हो गया, लू मिंग ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे कुछ बातें और जोड़नी है। चलिए चलते चलते बात करते हैं, फैंग वू ने कहा। उनमें से कुछ ने सिर हिलाया और बाहर चले गए। कांस्य पदक सूची में शामिल प्रतिभाओं को मोटे तौर पर 6 स्तरों और 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। क्या आपने उनके बारे में सुना है? फैंग वू ने पूछा। 6 स्तर, 3 प्रकार। लू मिंग, हुआ ची और पैंग शी थोड़े हैरान थे। जी हाँ, 6 स्तरों को युद्ध क्षमता के आधार पर विभाजित किया गया है। आखिरकार कांस्य सूची में शामिल अधिकांश प्रतिभाशाली योद्धा 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर पर है। हालांकि उनमें से कुछ प्रथम स्थान पर है, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता लगभग बराबर है। 45वें से 60वें रैंक वाले 6ठे स्तर में है, 30वें से 45वें रैंक वाले 5वें स्तर में है, 20वें से 30वें रैंक वाले 4थे स्तर में है, 10वें से 20वें रैंक वाले 3रे स्तर में है,
चौथे से 10वें रैंक वाले दूसरे स्तर में है। शीर्ष 3 सबसे मजबूत हैं और पहले स्तर में है। 3 प्रकार के लोग हैं। पहला प्रकार आप और फैंग शिंगली जैसे हैं। वे अभी अभी विद्यालय में आए हैं और कुछ समय पहले ही कांस्य रैंक में पहुंचे हैं। वे बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन अभी थोड़े ही समय से विद्यालय में हैं, इसलिए उनकी ताकत उतनी अच्छी नहीं है। दूसरी श्रेणी में वे अत्यंत प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभाधारी आते हैं जो लंबे समय से शीर्ष सूची में है, लेकिन अपनी नींव को और मजबूत करने के लिए जानबूझकर 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर पर बने रहे हैं। इस प्रकार के विलक्षण प्रतिभाधारियों में सबसे भयानक युद्ध शक्ति होती है और शीर्ष 10 में से अधिकांश इसी श्रेणी के हैं। तीसरे प्रकार के शिष्य वे वरिष्ठ शिष्य हैं जो कई वर्षों से संप्रदाय में हैं। वे 9वीं श्रेणी के मास्टर स्तर पर अटके हुए हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इन शिष्यों की क्षमता सीमित होती है, लेकिन वर्षों के गहन अभ्यास के कारण उन्होंने सभी प्रकार की मार्शल आर्ट और गुप्त तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, इसलिए उनकी युद्ध शक्ति भी बहुत प्रबल होती है। फैंग वू ने विस्तार से समझाया। ये सुनकर लू मिंग और बाकी दोनों ने सिर हिलाया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतने सारे दांव पेच होंगे। लू मिंग, भविष्य में तुम्हें बस इतना जानना होगा कि दुश्मनों का सामना करते समय क्या करना है। फैंग वू ने कहा। वे चारों चलते चलते बातें करते रहे। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां चारों आंगनों की महान प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। चारों प्रांगणों की महान प्रतियोगिता न तो चारों प्रांगणों में और न ही उनके मध्य में आयोजित की गई थी, बल्कि यह ओनेक्स कछुआ हॉल के उत्तर में आयोजित की गई थी, जहां रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का केंद्र था। ये स्थान विशाल था, जिसमें ऊंचे ऊंचे शिखर थे और बादल छाए हुए थे, जिससे चारों ओर धुंध छाई हुई थी। यह वह स्थान था जहां संप्रदाय के नेता, स्वर्ण वस्त्रधारी वरिष्ठ और स्वर्ण श्रेणी के शिष्य साधना करते और निवास करते थे। ऐसा कहा जाता था कि इनके अलावा रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की वास्तविक शक्ति यही छिपी हुई थी, और यही रहस्यमयी तलवार संप्रदाय का केंद्र था। पर्वत चोटियों के सामने एक समतल भूमि थी जहां एक युद्ध मंच बनाया गया था। युद्ध मंच के चारों ओर चौड़े स्टैंड बने हुए थे। इसका लेआउट कांस्य मंच के समान ही था, लेकिन ये कई गुना चौड़ा और अधिक भव्य था। इस चौकोर स्टैंड में 10 लाख से अधिक लोग बैठ सकते थे। चारों हॉलों से शिष्य वहां एकत्रित होते रहे। जब लू मिंग और अन्य लोग पहुंचे तो उन्होंने वमिलियन बड हॉल का क्षेत्र ढूंढा और बैठ गए। समय बीतने के साथ साथ और भी लोग आने लगे। अचानक हवा में किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। ये व्हाइट टाइगर हॉल के प्रधानाध्यापक और व्हाइट टाइगर हॉल के चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग हैं। किसी ने फुसफुसाया। लू मिंग और बाकी लोगों ने ऊपर देखा तो दर्जनों आकृतियां हवा में कदम रखती हुई दिखाई दी। उनमें बूढ़े और अधेड़ उम्र के पुरुष थे। उनमें से प्रत्येक में पर्वत जैसी आभा थी। वे बेहद घने और घुटन भरे थे। पलक झपकते ही दर्जनों लोग व्हाइट टाइगर हॉल के इलाके में पहुंच गए। वर्मिलियन बड हॉल के प्रधानाध्यापक और चांदी के वस्त्रधारी बुजुर्ग भी यहां मौजूद हैं। अचानक पास ही में मौजूद वर्मिलियन बड हॉल के एक शिष्य ने उत्साह से चिल्लाया। हवा में दर्जनों लोग मौजूद थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे, और उन सभी के पास शक्तिशाली आभा थी। नेता एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके बाल सफेद थे। उसने चमकीले लाल रंग का चोला पहना हुआ था जिस पर सजीव सिंदूरी पक्षी की कढ़ाई की गई थी। उसके चेहरे पर दयालु भाव थे और उसने सिंदूरी पक्षी हॉल से मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन किया। यह वर्मिलियन बड हॉल की प्रमुख यान लैन थी। लू मिंग ने वर्मिलियन बड हॉल के डीन के बगल में एक परिचित चेहरा देखा। वो मु लैन थी। फैंग वू, डीन के साथ मु लान्हे का क्या रिश्ता है? लू मिंग ने फैंग वू से पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें नहीं पता, निर्देशक बड़ी बहन मुलान के दादाजी हैं? फैंग वू ने कहा। दादाजी? जैसा कि उम्मीद थी। लू मिंग को याद आया कि याओ तियान्यू ने कुछ महीने पहले इस खबर का जिक्र किया था। उसने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया था। जैसा कि उम्मीद थी, मु लैन की पहचान सरल नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पैंग शी और हुआ ची भी अचंभित रह गए। एक विशाल प्रांगण का डीन निश्चित रूप से रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में एक शीर्ष व्यक्ति था। उसका दर्जा स्वर्ण वस्त्रधारी बुजुर्गों के बराबर था, और उसका अधिकार स्वर्ण वस्त्रधारी बुजुर्गों से भी कहीं अधिक था। रहस्यमय तलवार संप्रदाय में वो एक सच्चा अधिपति था। उसी क्षण वर्मिलियन बड हॉल के निदेशक और अन्य लोग वर्मिलियन बड हॉल के परिसर में उतरे। उतरने के बाद वर्मिलियन बड हॉल के निदेशक और मु लैन, लू मिंग और अन्य लोगों की ओर चल पड़े। मास, डीन यहाँ है। पैंग शी इतना घबराया हुआ था कि वह हकलाने लगा। हुआ ची काफी शांत था, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। आसपास के लोग और भी ज्यादा घबराए हुए थे। आखिर डीन को देखना इतना आसान तो था नहीं।
प्रधानाचार्य यहाँ किससे मिलने आए हैं? क्या ये लू मिंग हो सकते हैं? ऐसा विचार कई लोगों के मन में कौंध गया। उनका अनुमान सही निकला। वर्मिलियन बड हॉल के डीन और मूलैन लू मिंग की ओर चल पड़े। लू मिंग ने डीन और सीनियर सिस्टर मूलैन का अभिवादन किया। लू मिंग ने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम किया। हाँ, आप लू मिंग है ना? मैंने इस छोटी लड़की लैन एर को आपके बारे में कई बार सुना है और मैं आपसे मिलने के लिए बहुत समय से तरस रही थी। जी हाँ, अब जब मैंने आपको देख लिया है तो आप वाकई में बुरे नहीं हैं। आपको पुरुषों में ड्रैगन कहा जा सकता है। वर्मिलियन बड हॉल के डीन ने लू मिंग को ध्यान से देखा, उसकी सफेद दाढ़ी सहलाई और सिर हिलाया। आप तो बहुत दयालु हैं, निर्देशक जी, लू मिंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। हालांकि आखिर वो अभी भी 16 साल का किशोर ही था। इतने बड़े नाम से प्रशंसा पाकर वो मन ही मन बहुत खुश था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही गई। दादाजी, उसकी तारीफ मत कीजिए। देखिए वो कितना गर्व महसूस कर रहा है। म्यू लैन ने लू मिंग की ओर देखा और कहा, बड़ी बहन मुलैन, क्या आपको जलन हो रही है? हाँ, लू मिंग मुस्कुराया। तुम ही तो जल रहे हो। अरे वाह, अब जब तुम कांस्य पदक की सूची में आ गए हो तो और भी ज्यादा साहसी हो गए हो, है ना? मू लैन ने दांत पीसते हुए लू मिंग को गुस्से से घूरा। एक तरफ फैंग वू, पांग शी, हुआची और अन्य लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उनके चेहरे लाल हो गए। वरिष्ठ बहन मुलान, डीन की प्रशंसा पर गर्व करने में क्या बुराई है? ये तो प्रधानाचार्य है। क्या मुझे प्रधानाचार्य की स्वीकृति मिलने पर गर्व नहीं होना चाहिए? क्या ये सही नहीं है, निदेशक जी? लू मिंग ने कहा और डीन की ओर देखा। हाँ, नन्हे से, मुझे तुम्हारा असली स्वभाव पसंद है। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए, लेकिन बाद में अपने दुश्मन को कम मत आंकना। वर्मिलियन बड हॉल के प्रमुख हंस पड़े। पुष्टि के लिए धन्यवाद, प्रधानाध्यापक। लू मिंग ने एक बार फिर अपनी मुठियां जोड़ ली। घिनौना, मू लैन ने दांत पीसते हुए कहा और वर्मिलियन बड हॉल के प्रमुख के साथ चली गई। वे अपनी अपनी सीटों पर लौट आए। पुची, मू लैन के जाने के बाद फैंग वू और बाकी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंसने लगे। लू मिंग, मैं तुम्हें बता दूं, मुलान बहन बहुत प्रतिशोधी है। तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। फैंग वू ने हंसते हुए कहा। अचानक उसने कुछ ही दूरी पर मुलैन की तीखी निगाहें देखी। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसकी मुस्कान गायब हो गई। लू मिंग बदलाव की गति देखकर हैरान रह गया। वर्मिलियन बड हॉल के अन्य शिष्यों ने लू मिंग को ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। वर्मिलियन बड हॉल के प्रमुख स्वयं उनसे मिलने आए थे और उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा भी की। ये कितना बड़ा सम्मान है। इसका मतलब ये था कि वर्मिलियन बड हॉल के डीन लू मिंग की प्रशंसा करते थे। यह ऐसा सम्मान था जो वर्मिलियन बड हॉल की कांस्य रैंकिंग में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाली चेंग फियू को भी नहीं मिला था। भन 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 भन, इसी क्षण रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की गहराई से अचानक प्रकाश की कुछ किरणें निकलीं। तेज रोशनी ने शून्य को चीरते हुए पलक झपकते ही लड़ाई के अखाड़े के ऊपर पहुंचकर सबको चौंका दिया। स्वागत है, संप्रदाय प्रमुख। उनके पहुंचते ही चारों हॉल के डीन और चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग उठ खड़े हुए और अपने बैग पैक करने लगे। पंथ प्रमुख लू मिंग और बाकी लोग संप्रदाय के गुरु के आगमन को देखकर चौंक गए। वे तुरंत खड़े हो गए और बोले, स्वागत है, संप्रदाय के गुरु जी। 50,000 से अधिक शिष्यों ने एक साथ जयकार की। उनकी आवाजों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं, बैठ जाए, एक शांत और स्पष्ट आवाज सुनाई दी। आवाज मानो आकाश से आ रही थी, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे वो सबके कानों से आ रही हो। ये बहुत अजीब था। लू मिंग ने ऊपर देखा और आकाश में 7 आकृतियां देखी। सबसे आगे चल रहे व्यक्ति की उम्र लगभग 40 वर्ष लग रही थी। उनका चेहरा आकर्षक था और बाल लंबे और काले थे। वे बर्फ जैसे सफेद वस्त्र पहने हवा में खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वे पूरी दुनिया के केंद्र हों। उससे किसी प्रकार की आभा नहीं निकलती थी, लेकिन लू मिंग की नजरों में वह एक अंतहीन सागर की तरह था, अथाह और भयावह दबाव उत्पन्न करने वाला। क्या ये रहस्यमयी तलवार संप्रदाय की गुरु है? जलते सूरज साम्राज्य के अधिपति, उड़ने वाली बर्फ की देवी तलवार, लिन जुई। लू मिंग का दिल हिल उठा। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नेता के पीछे 2 स्वर्ण वस्त्रधारी बुजुर्ग और 4 रजत वस्त्रधारी बुजुर्ग खड़े थे। फिर रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नेता और 6 वरिष्ठ नीचे उड़कर उत्तरी पर्वतमाला के सबसे ऊंचे स्थान पर उतरे। वो स्थान विशेष रूप से संप्रदाय के नेता और अन्य लोगों के लिए तैयार किया गया था। सब लोग यहाँ है ना? चलिए शुरू करते हैं। रहस्यमयी तलवार संप्रदाय के नेता ने हाथ हिलाकर घोषणा की।
संप्रदाय के नेता के बोलते ही चांदी के वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति अखाड़े में उड़कर आए और प्रतियोगिता के नियमों का परिचय देना शुरू कर दिया। नियम सरल थे। कुल 60 लोग थे और उन्हें उनकी पिछली रैंकिंग के अनुसार नंबर दिए जाएंगे। इससे पहले लू मिंग ने याओ तियान्यू को मार डाला था और स्वाभाविक रूप से उसकी रैंकिंग में बदलाव कर दिया था। उसकी रैंकिंग 51वीं थी और उसका नंबर भी 51 था। 60 लोग जोड़ियों में लड़ेंगे और अपने प्रतिद्वंद्वियों का फैसला करने के लिए लॉटरी निकालेंगे। विजेता शीर्ष 30 में प्रवेश करेगा और हारने वाला बाहर हो जाएगा। हालांकि शीर्ष 30 के तय होने के बाद एक और चुनौती सामने आएगी। चारों हॉलों के वरिष्ठ अधिकारी और संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी आपस में चर्चा करेंगे और उन 30 प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देने के लिए 10 शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों का चयन करेंगे जो पहले ही उन्नत हो चुके थे। अगर वे जीत जाते हैं तो वे दूसरी पार्टी को हटाकर शीर्ष 30 में प्रवेश कर सकेंगे। यह निष्पक्षता के लिए था क्योंकि कुछ लोग बहुत मजबूत हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में उनका भाग्य खराब होता है और वे शीर्ष कुछ स्थानों पर प्रतिभाशाली लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए वे कुछ हद तक अन्यायपूर्ण तरीके से हार जाते हैं। इस तरह वे दुर्भाग्यवश प्रतिभाशाली लोगों को समय से पहले ही बाहर होने से बचा सकते थे। ये चारों हॉलों के हितों से संबंधित था, इसलिए निष्पक्ष होना स्वाभाविक था। शीर्ष 30 में से शीर्ष 15 के लिए नियम समान थे। शीर्ष 10 का चयन किया जाएगा और अंतिम रैंकिंग मुकाबलों के एक दौर के बाद तय की जाएगी। शीर्ष 10 में प्रवेश करने पर कई पुरस्कार मिलते थे। इन सब बातों को छोड़ दे तो लू मिंग योगदान अंकों को लेकर बहुत ईर्ष्या कर रहा था। ठीक है, मुझे यकीन है कि सभी को नियम पता है। अब कांस्य पंक्ति के शिष्य आगे आकर लॉटरी निकाल सकते हैं। चांदी के वस्त्र पहने बुजुर्ग ने घोषणा की। लू मिंग खड़ा हुआ और फाइटिंग रिंग में चला गया। चारों महान अकादमियों के लोग लड़ाई के अखाड़े में पहुंचे। अंत में कुल 60 लोग थे। सबकी निगाहें इन 60 लोगों पर टिकी हुई थीं। अगले कुछ दिनों तक वे ही मुख्य पात्र होंगे। देखो, ये झांग मुयुन है। एजियो ड्रैगन हॉल की कांस्य रैंकिंग में ये पहले स्थान पर है। ये बेहद सुंदर, प्रतिभाशाली और आकर्षक है। काश मैं इससे शादी कर पाती। सपने देखना बंद करो। मैंने सुना है कि झांग मुयुन और 7वें नंबर की खिलाड़ी जुओ येरोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। अब तुम सपने देखना बंद कर सकती हो। अरे देखो, ये लू मिंग है, इस साल का नया राजा। पहले ही साल में उसने कांस्य पदक जीत लिया। ये तो बहुत चौंकाने वाला है और कितना सुंदर है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसका पीछा करूंगी। लू मिंग को तुम में दिलचस्पी क्यों होगी? मैदान में चारों हॉल की महिला शिष्याएं बड़ी दिलचस्पी से बातें कर रही थी और चर्चा कर रही थी। तुरंत ही कुछ पुरुष शिष्यों में असंतोष फैल गया। हालांकि लू मिंग प्रतिभाशाली है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। मुझे नहीं लगता कि वह पहले दौर से आगे बढ़ पाएगा। ये तो पक्का है, उसके लिए पहला राउंड पास करके टॉप 30 में जगह बनाना नामुमकिन है। अगर किस्मत से वह पास हो भी गया तो भी उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी ले लेंगे। पुरुष शिष्यों ने असंतुष्ट होकर कहा। व्हाइट टाइगर हॉल के इलाके में 2 लोग लू मिंग को घूर रहे थे। उनमें से एक युवती सफेद पोशाक में थी और उसकी सुंदरता अतुलनीय थी। वो लू याओ थी, जो रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में शामिल होते ही गायब हो गई थी। उसके पिता लू यूनेक्सियोंग उसके बगल में बैठे थे। उस समय लू याओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने रिंग में लू मिंग की लंबी और सीधी आकृति को देखा। लू परिवार की भव्य प्रतियोगिता के दौरान उसे अपमानित होना पड़ा था और वह लू मिंग से दिल से नफरत करती थी। वह लू मिंग से बदला लेना चाहती थी। इसलिए जब से उसने रहस्यमयी तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया था, तब से वह एकांत में साधना कर रही थी। इस साधना में लगभग 9 महीने लगे। इसके अलावा वो अद्वितीय प्रतिभावान दुआनमू लिन की मंगेतर थी, इसलिए दुआनमू परिवार स्वाभाविक रूप से अपने संसाधनों को लेकर कंजूस नहीं था। प्रचुर संसाधनों की सहायता से लू याओ की साधना में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। उसने सभी बाधाओं को पार कर लिया था और कुछ दिन पहले जब वह बाहर आए, तब तक वो 6ठे दर्जे के मास्टर स्तर पर पहुंच चुकी थी।